चैप्टर 76। सुबह का समय था जब ईवा वरदान के घर पर थी। उसके सामने चाय का भाप उड़ाता कप रखा हुआ था, मगर ईवा ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। कदमों की आहट सुन उसने सामने देखा तो वरदान हाथ में एक फाइल लिए उसी की ओर आ रहा था। वरदान ने फाइल ईवा की ओर बढ़ाई और उसके सामने बैठ गया। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? आई मीन सब सही भी हो सकता है। वरदान ने गहरी सांस ले कहा तो ईवा ने कोई रिएक्ट किए बिना फाइल खोल ली और ध्यान से पढ़ने लगी। सब पढ़ने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो कुछ पल ईवा को देख वरदान ने उसे पेन पकड़ा दिया। ईवा ने साइन किए और फाइल वापस पकड़ा दी। ईवा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उसे वरुण देवदत्त की बेटी होने के तौर पर मिली थी उसे उसने कन्या फाउंडेशन के नाम कर दी थी, जहां रेप सर्वाइवर या किसी और हादसे का शिकार लड़कियां रहती थीं, जिन्हें उनके घरवाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। वरदान ने ईवा को मना किया था ऐसा करने से, क्योंकि उसका कहना था कि जरूरी नहीं कि इस इंसाफ की लड़ाई में उसकी जान जाए, मगर ईवा का कहना था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी फाउंडेशन को देना चाहती है, और अगर वो सलामत रही तब भी वरुण देवदत्त की प्रॉपर्टी में से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो सूरज अग्रवाल भी गया। कुछ देर की खामोशी के बाद वरदान ने कहा तो ईवा ने हाँ में सिर हिला दिया। चौथे साथी का पता चला, सूरज के हेड बॉडीगार्ड का। वरदान ने पूछा तो ईवा का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। मुझे शक है किसी पर, बस एक बार उसे कंफर्म करना है, उसके बाद तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी सबका होगा, इनफैक्ट उससे भी बुरा। ईवा ने वरदान की ओर देख ठंडे लहजे में कहा तो वरदान ने आगे कुछ नहीं कहा। तो तुमने दोनों चीजों के बारे में सोच लिया है ना? क्योंकि इसका ना फाइल को दिखाकर सही, मगर दूसरा फैसला तुम अभी भी बदल सकती हो, वरदान ने कहा और फाइल को एक साइड रख दिया। मुझे इसमें पहले भी इंटरेस्ट नहीं था और मेरा दूसरा फैसला भी नहीं बदलेगा, क्योंकि इसी में सब कुछ सही रहेगा, ईवा ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। अगस्त्य को मालूम है इस बारे में? वरदान ने कुछ पल रुक पूछा। ईवा ने वरदान की ओर ऐसे देखा जैसे पूछना चाहती हो कि उन्हें अगस्त्य के बारे में कैसे मालूम, क्योंकि उसने नहीं बताया था अपने और अगस्त्य के बारे में। ईवा का रिएक्शन देख वरदान हल्के से हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हें बचपन से देखा है मैंने, और इतना तो मैं जानता ही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चलता है। बच्ची की तरह हो तुम मेरी। भले ही तुम्हें अपनी फीलिंग्स जतानी नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगस्त्य के लिए तुम्हारे दिल में सॉफ्ट साइड है। ईवा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी उसे, मगर अगर मैंने उसे कुछ बताया तो शायद वो अभी न समझे, लेकिन बाद में शायद समझ जाए। ईवा ये जरूरी नहीं है, वरदान ने समझाने की कोशिश की। जरूरी है अंकल, और फिर इसका भी क्या भरोसा कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, और अगर मैं बच गई तो भी ये जरूरी है, ईवा ने जोर देते हुए कहा तो वरदान खामोश हो गया। वो समझ गया कि ईवा की समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हो? ईवा हल्के से हंस पड़ी। उसने वरदान की ओर देख कहा, किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचने से सब कुछ सही नहीं होता अंकल, जब तक हम उस चीज के नेगेटिव हिस्से को इग्नोर करेंगे। दोनों ही जरूरी है। हमारी कोशिश सब सही करने की होती है, लेकिन साथ में बैकअप प्लान भी जरूरी है, ताकि अगर वो चीज सही ना हो तो हमें रिकवर करने में आसानी हो। वरदान ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि इस वक्त सब अंत की ओर है और आखिर में क्या होगा ये भी नहीं पता, इसलिए उसने आगे कुछ भी समझाना मुनासिब नहीं समझा। आरित्र कैसा है अब? कुछ देर बाद वरदान ने पूछा। एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा, इसलिए उसे देखने भी नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अभी उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन उसे ठीक होना होगा, ईवा ने बिना किसी भाव के कहा और फिर उठ खड़ी हुई। अभी मैं चलती हूँ, कुछ काम है, ईवा ने कहा और जाने लगी, मगर वरदान ने उसे रोकने कहा। ईवा उनकी ओर देखने लगी। वरदान ईवा के पास आया और उसके सिर पर हाथ रख कहा, मैं इंतजार करूंगा बच्चे तुम्हारे आने का, हो सके तो एक बार सोचना जरूर। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ पल गौर से वरदान को देख बाहर निकल गई। वरदान ने उसके जाते गहरी सांस ली और फिर टेबल पर से कप उठाकर किचन में चला गया। वहीं ईवा ने बाहर आकर एक टैक्सी रुकवाई और साथ ही शायन को कॉल कर दिया। कहाँ हो तुम? ईवा ने कॉल रिसीव होते ही पूछा। आज किसे याद आ गई मेरी डार्लिंग जी? शायन की मस्खरी भरी आवाज आई। कुछ बात करनी है और कुछ जानना भी है, तुमसे मिल सकती हूँ, ईवा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर गंभीर लहजे में कहा। क्या बात है? शायन की भी गंभीर आवाज आई। तुम हो कहाँ? मैं आ रही हूँ, मुझे लोकेशन सेंड कर दो, ईवा ने कहा और कॉल कट कर दिया। दोपहर का समय हो गया था जब ईवा शायन के समाने बैठी थी। वो दोनों इस समय एक छोटे से घर में थे। ये घर शायन का ही आशियाना था, जहाँ वो कभी कभी आ जाता था, सबसे दूर कुछ वक्त अपने साथ बिताने के लिए। ईवा के हाथ में फाइल थी जो उसने यहाँ आने से पहले अद्रिजा के घर से उठा ली थी। वो उस फाइल को घूर जा रही थी और शायन उसे, अब कुछ बताओगी कि क्या बात है? तुम इतना कब से सोचने लगी मुझे कुछ भी कहने से पहले? शायन ने उकता कर कहा, क्योंकि ईवा को आए 15 मिनट हो गए थे, मगर वो तब से चुप थी और अपने हाथ में पकड़ी फाइल को घूरे जा रही थी। इसमें उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं ढूंढ रही थी, सूरज अग्रवाल का हेड बॉडीगार्ड, जिसने, ईवा कुछ पल रुकी और फिर सपाट लहजे में कहा, वरुण देवदत्त और रंजीत राणा के साथ मिलकर मेरा रेप किया था और उसकी वीडियो शूट की थी। शायन सदमे से ईवा को देखने लगा, क्योंकि ईवा उसे अपने अतीत का वो सच बताया था जिससे वो बिल्कुल अनजान था। ईवा ने कभी भी शायन को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था और न ही कभी शायन ने उससे पूछा था। जुवेनाइल में जब ईवा ने शायन को बचाया था तब उसने ईवा से वादा किया था कि उसके जेल से बाहर निकलने के बाद उसे अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो बिना किसी सवाल के करेगा, इसलिए उसने कभी ईवा से नहीं पूछा कि आखिर वो क्यों इन लोगों को मार रही है। उसे इतना यकीन था कि अगर ईवा उन्हें मार रही है तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से ईवा जेल में थी, मगर उन्हें मारने का सच आज उसके सामने आया था, जिसे सुन वो बिल्कुल शून्य हो चुका था। जब शायन ने कुछ नहीं कहा तो ईवा ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फाइल को शायन की ओर बढ़ाकर एक बार देख लो। शायन ने फाइल पकड़ ली, मगर अब भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि ईवा के साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। उसके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव बात थी। आखिरकार शायन ने खुद को संभाल फाइल खोली। उसमें अब सिर्फ सूरज अग्रवाल के हेड बॉडीगार्ड की ही इन्फॉर्मेशन थी, जिसे देखते ही शायन ईवा को देखने लगा। वहीं धृति ने एक घर के सामने टैक्सी रुकवाई। उसने पैसे दिए और जल्दी से अंदर चली गई। बाहर कुछ आदमी खड़े थे, कोट पैंट पहने और कमर में गन लगाए, मगर किसी ने उसे नहीं रोका। अंदर हॉल में उसने एक आदमी से सर से बात करने के लिए कहा तो वो आदमी वहां से अंदर की ओर चला गया और एक कमरे का दरवाजा नॉक कर अंदर आ कहा, सर आपसे कोई लड़की मिलने आई है। उस कमरे में रोशनी न के बराबर थी और उस कम रोशनी में एक इंसान बैठा था जो मुंह से धुआं निकाले जा रहा था। सामने एस्ट्रे में शायद 20 से 25 तक सिगरेट जली पड़ी थी। कमरे में भी सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और पीछे खड़े आदमी से कहा, उसे अंदर भेज दो। वो आदमी सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वो इंसान उठा और उसने खिड़की पर से पर्दे साइड कर दिए और बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद धृति अंदर आई तो उसने सामने खिड़की से बाहर देखते हुए उस आदमी से बेचैनी से कहा, अंकल पापा आपके साथ थे नकल, वो कहाँ है, प्लीज मुझे बताइए। हाँ वो मेरे साथ था, लेकिन वो आदमी बोलता हुआ चुप हो गया, जिससे धृति का सब्र जवाब देने लगा। लेकिन क्या अंकल? वो आपके साथ थे और आप लोग ईवा को अपने साथ उसे मारने के लिए लेकर गए थे, तो फिर पापा कहाँ हैं? धृति ने खींच कर पूछा।
शायद शायद ईवा ने उसे मार दिया, उस आदमी ने सपाट लहजे में कहा जिसे सुन धृति की सांसें ही जैसे रुक गई। वो मुंह खोले सामने उसकी तरफ पीठ किए खड़े आदमी को देखने लगी। हमें लगा कि सब हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, मगर ईवा हमसे एक कदम आगे निकली। उसने जानबूझकर खुद को किडनैप करवाया, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि सूरज उसे मारने के लिए किसी सुनसान जगह ही लेकर जाएगा। और क्या अंकल, वो अकेली थी और आरित्र भी बेहोश था, तो क्या उसने अकेली नहीं इतने सारे आदमियों के रहते पापा को? आप कहाँ थे तब, और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसने पापा को मार दिया? धृति की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे, क्योंकि सूरज का कुछ पता नहीं चल रहा। ईवा को लेकर हम फार्म हाउस गए थे, लेकिन किसी काम के चलते मुझे इमीडिएटली यहाँ आना पड़ा। आज सुबह जब मैंने अपने आदमियों को वहाँ सूरज के बारे में पता करने के लिए भेजा तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं, ना सूरज, ना ईवा, और ना ही उनके होने का कोई निशान। ईवा अकेली नहीं है, उसके साथ उसके और भी साथी है जो उसके साथ उसके प्लान में शामिल थे, इसलिए मुझे लगता है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। धृति अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई और फिर एकदम से रो पड़ी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसके सामने खड़े आदमी ने कुछ देर उसे रोने दिया और फिर कहा, अगर अपने पापा की मौत का बदला लेना है और जानना है कि उस लड़की ने तुम्हारे पापा को कहाँ रखा है, तो उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस बार ऐसा प्लान बनाना होगा कि जिसमें ईवा के पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ना रहे और ना ही उसकी कोई मदद करने वाला उसके पास पहुंच सके। धृति ने अपने आंसू साफ किया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि उस ईवा को मैं अब आप अपने हाथों से मारूंगी। धृति की बात सुनकर वो आदमी धृति की ओर पलटा और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, और वो कोई और नहीं बल्कि बैरन था। जारी चैप्टर 77। दोपहर का वक्त था जब शायन अपने हाथ में वो फाइल लिए बैठा था जिसमें सूरज अग्रवाल के हेड बॉडीगार्ड की इन्फॉर्मेशन थी, और साथ ही उसकी तस्वीर भी जो किसी और की नहीं बल्कि उसके पापा बैरन की थी। बैरन कामरा जो सिर्फ 3 साल तक सूरज का हेड बॉडीगार्ड रहा था, मगर उन 3 सालों में उसने सूरज पर कभी कोई खतरा तक नहीं आने दिया। बैरन फाइटिंग और शूटिंग में माहिर था और आज भी है। सूरज के हर दुश्मन का सफाया बैरन ही करवाता था, क्योंकि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। शायन अभी ईवा के अतीत के सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसे एक और झटका मिल गया था। जिस इंसान को वो और ईवा कब से ढूंढ रहे थे वो उन्हीं की आंखों के सामने रहा, और उसने ईवा की मदद तक की रंजीत राणा को मरवाने में। सूरज अग्रवाल के इंडिया आने के बारे में भी उसी ने बताया था ईवा को, और आज उसके बारे में ये सच पता चलना कि ईवा के गुनहगारों में वो भी शामिल था, ये सच में किसी सदमे से कम नहीं था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी ईवा, पापा ऐसा। शायन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसका दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि उसके पापा ने एक 15 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया होगा, और दिमाग उसे बार बार फाइल में मौजूद उसके पापा की सच्चाई से रूबरू करवा रहा था। कल रात मुझ पर जानलेवा हमला हुआ और उसे करवाने वाला सूरज अग्रवाल और उसका हेड बॉडीगार्ड ही था। ईवा ने बिना किसी भाव के कहा, और उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। शायन के लिए एक के बाद एक झटके सहना मुश्किल हो रहा था। आरित्र के बारे में सुन उसे बुरा लगा, और ये जान उसे खुद पर हैरानी हुई कि ईवा के साथ इतना कुछ हो रहा था और उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने अपने पापा की बात पर ही यकीन कर लिया था, क्योंकि बैरन ने उसे बताया था कि ईवा ने सूरज अग्रवाल को फंसाने का प्लान बना लिया है और वो उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। हालांकि बैरन ने ये सब सिर्फ शायन को इन सब चीजों से दूर करने के लिए झूठ कहा था, जो अनजाने में उसके सामने सच बनकर ही आ गया था। ईवा का सूरज को मारने के प्लान के बारे में उसने झूठ कहा था, मगर ये बात सच साबित हुई और उसे वहां से भागना पड़ा था। शायन अभी भी उसी फाइल को देखे जा रहा था। उसके लिए आसान नहीं था इस सच को एक्सेप्ट कर पाना। आखिर उसके पापा उसके लिए सब कुछ थे, जैसे हर बच्चे के लिए होते हैं। कल उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन उसके दाएं हाथ पर बनासी के बीच भी का टैटू देख मुझे शक हुआ कि शायद वो बैरन ही है, और आज सुबह जब मैंने इस फाइल में देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो बैरन ही था जो सूरज के साथ था कल रात, और 5 साल पहले भी। ईवा ने सपाट लहजे में कहा। शायन के पास कहने को जैसे सारे शब्द ही खत्म हो गए थे। अपने पापा का इतना घिनौना सच जानकर उसे गहरा धक्का लगा था। जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच को जानना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। उस हादसे के बाद तुम पहले इंसान थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपना दोस्त बनाया था, और आज तक बिना किसी सवाल के मेरी मदद की। कभी सच जानने की कोशिश नहीं की तुमने, और ना ही कभी किसी काम पर तुमने सवाल उठाया। जितना तुम्हारे लिए ये मुश्किल है एक्सेप्ट करना, वैसे ही मेरे लिए भी मुश्किल था। पिछले 1 साल से वो मेरी हर तरह से मदद कर रहा था। रंजीत राणा, सूरज अग्रवाल, इन दोनों तक उसने खुद मुझे पहुंचाया और उन्हें मारने में भी मेरी मदद की, मगर आज जब उसकी सच्चाई सामने आई है तो मेरे लिए भी आसान नहीं है। और दूसरा, वो तुम्हारे पापा है, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई थी। क्योंकि ईवा कुछ पल के लिए रुकी और फिर मौत से ठंडे लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने हर गुनहगार को मौत के हवाले करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद को पर क्यों न करना पड़े। शायन अपना सिर झुकाकर बैठा था और उसके हाथ में पकड़ी फाइल पर उसके आंसू गिर रहे थे। उसने ईवा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे सुनता रहा। वो इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसे उसके पापा दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उसे 15 साल ईवा दिखाई दे रही थी जिसके साथ उसके पापा ने। और आगे सोच पाना भी उसके लिए मौत से बदतर था। वैदे ने अपने पापा को चुना था, मैंने उसके फैसला को भी मंजूर किया, और अगर तुम भी अपने पापा। मैं ईवा बोल ही रही थी कि शायन ने बीच में उसे टोका। ईवा उसे देखने लगी, मगर शायन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। जब कुछ देर तक भी शायन ने कुछ नहीं कहा तो ईवा गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। इतना कहकर ईवा घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने अपना चेहरा ऊपर किया और लंबी सांस ली। वो सीधा आसमान में देख रही थी जहां हल्के हल्के बादल छाने लगे थे। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो ऊपर किसी से शिकायत कर रही हो, मगर वो भाव एक ही सेकंड में बदल गए और उसका चेहरा फिर से भावहीन हो गया। उसने एक बार पलटकर घर के बंद दरवाजे को देखा और फिर वहां से निकल गई। वहीं अंदर शायन कुछ देर तो वैसे ही बुत के मानंद बैठा रहा और फिर एकदम से चीख पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी तकलीफ असहनीय थी। वो घर में पड़े हर एक सामान को उठा उठाकर फेंक रहा था, और साथ ही उसकी चीखें भी बढ़ती जा रही थी, मगर उसके दिल में उठ रहा दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में वो उस बिखरे सामान में ही गिर गया। उसकी आंखें सूज गई थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ समय पहले चेहरे पर जो नूर, जो बेपरवाही थी, अब वहां सिर्फ दर्द ने डेरा जमा लिया था जिसका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि चाहे वो कोई भी फैसला लेता उसे तकलीफ मिलनी तय थी। अगर वो ईवा का साथ देता तो उसे अपने पापा को मरते देखना पड़ता, और अगर वो अपने पापा का साथ देता तो ये ईवा के साथ साथ हर उस लड़की के साथ नाइंसाफी होती जिसकी जिंदगी बैरन जैसे दरिंदों ने खत्म कर दी थी। वो ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से न तो वो आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे हट पा रहा था, मगर उसे फैसला करना ही था। लेकिन इस वक्त वो कोई भी फैसला लेने की हालत में था ही नहीं। वहीं दूसरी ओर बैरन अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने अंतम भार्गव बैठे थे, जिनके चेहरे पर परेशानी और डर दोनों था। मैंने समर को समझने की कोशिश की है बैरन, लेकिन वो समझ नहीं रहा। देखो, मैं तुम लोगों की जितनी मदद कर सकता था उस वक्त की, क्योंकि बात मेरी बेटी की जिंदगी की, लेकिन
लेकिन बात अभी तुम्हारी बेटी की जिंदगी की ही है और मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बेटी के अंदर एक और जिंदगी पल रही है और मुझे नहीं लगता कि तुम उन दोनों को मरते हुए देखना चाहोगे। बैरन ने मिस्टर भार्गव की बात काटते हुए मक्कारी से कहा। मिस्टर भार्गव एकदम से घबरा उठे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? समर सच में कुछ भी जान नहीं पाएगा। क्या सच में? कल रात सूरज अग्रवाल की मौत हो चुकी है। बैरन ने कहा तो मिस्टर भार्गव की आंखें हैरानी बड़ी हो गईं। और सूरज अग्रवाल को मारने वाली ईवा थी और उसकी मदद करने वाला तुम्हारा दामाद समरजीत वागले था। बैरन ने जैसे ही कहा मिस्टर भार्गव की तो जैसे सांसें ही अटक गई, क्योंकि वो इन लोगों के बीच पहले भी फंस चुका था जब ईवा को कातिल साबित करना था और वो चाहकर भी ईवा की मदद नहीं कर पाया था। मैं जितना कर सकता था मैं कर चुका हूँ और मुझ में और ज्यादा पेशेंस नहीं है। सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट की वजह से मैं अब तक उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर को झेल रहा था, वरना अब तक उसकी लाश पर तुम्हारी बेटी आंसू बहा रही होती। बैरन ने लापरवाही से कहा। मगर मिस्टर भार्गव को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था और उस डर में इजाफा बैरन की आगे की बात ने कर दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसे पता चलना चाहिए कि वो किसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे पता चलना चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से परेशानी उखाड़ने वाले को ही होती है। जारी। चैप्टर 78। रात का वक्त था जब वागले धम से आकर सोफे पर बैठ गया और उसने अपना सिर पीछे सोफे पर टिका लिया। इन दिनों उस पर बहुत ज्यादा तनाव रहा था और अब भी था। रोज की ड्यूटी के बाद वो ईवा के केस को भी देख रहा था, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और आराम के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। वो कुछ देर के आराम के लिए आंखें बंद किए बैठा था, मगर उसने महसूस किया कि उसे आए हुए काफी समय हो गया। शायद लगभग 15 मिनट तो हो ही चुके होंगे, लेकिन अभी तक वृंदा उसके पास नहीं आई थी और ना ही उसकी आवाज सुनी उसने। उसने अपनी आंखें खोलकर पूरे घर में घुमाई तो एक मनहूस सी खामोशी उसे अंदर तक महसूस हुई जिस पर उसने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। वृंदा, वृंदा तुम अंदर हो क्या? तुम किचन में हो? वागले वृंदा को आवाज देता हुआ किचन में चला गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने अपना रुख अपने कमरे की ओर किया, मगर कमरे में भी वृंदा नहीं थी। उसे अजीब सी धुकधुकी सी लग गई और वो जल्दी से स्टडी रूम की तरफ भागा। स्टडी रूम भी बिल्कुल खाली था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे वृंदा कहीं भी नहीं मिली। उसके चेहरे पर परेशानी, बेचैनी, डर, झल्लाहट सब कुछ झलकने लगा था। उसने जल्दी से मिस्टर भार्गव को कॉल किया। हेलो हेलो पापा, वृंदा आपके पास है क्या? वागले ने भार्गव के कॉल रिसीव करते ही बेचैनी से पूछा। वृंदा मेरे पास कैसे हो सकती है, वो तो घर पर थी ना। मिस्टर भार्गव भी एकदम से घबरा गए और उनके दिमाग में बैरन की दी गई धमकी किसी हथौड़े की तरह बजने लगी थी। वो पूरे घर में कहीं नहीं है। मैं कब से आया हूँ लेकिन को मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन को कहीं नहीं है। मैंने सोचा वो आपके साथ होगी, लेकिन अगर वो आपके पास भी नहीं है तो वो गई कहाँ? वागले अपने बाल नोचने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वृंदा को कहाँ ढूंढे और जैसी वृंदा की हालत थी वैसी हालत में उसका ऐसे बिना बताए उसका कहीं भी जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। मैंने मना किया था ना कि ईवा के केस से दूर रहो। उस ईवा की वजह से सालों पहले भी मेरी बेटी की जान पर बनाई थी और आज फिर से, और अब तो उसके अंदर एक नन्ही सी जान भी पल रही है। क्या तुम्हें अपने परिवार की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे मेरी बेटी की छोड़ो, अपनी खुद की संतान की तो फिक्र कर लेते जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है। मिस्टर भार्गव अपना आपा खो चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। उसने कहा था मुझे कि मैं तुम्हें इस केस से दूर रखूं, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना समर तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी बेटी के लिए मैंने हर हद पार की है और मैं तुम्हें उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालने दूंगा। मिस्टर भार्गव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। किसने धमकी दी है आपको पापा? आप जानते हैं ना सब कुछ। आप मुझे बता क्यों नहीं देते हैं? कम से कम अब तो बता दीजिए, जब उसने वृंदा को नुकसान पहुंचाने की आपको धमकी दे रखी है और वृंदा इस वक्त पूरे घर में कहीं नहीं है, आपके पास नहीं है, और उसकी हालत के बारे में आप जानते हैं ना। लास्ट मंथ प्रेग्नेंट है वो, कभी भी डिलीवरी हो सकती है उसकी, और आप अभी भी उस घटिया इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ना जाने कितनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। वागले मिस्टर भार्गव की बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा था। नहीं, मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। मिस्टर भार्गव जैसे खुद से ही कह रहे थे और उन्होंने कॉल कट कर दिया और वागले हेलो हेलो करता ही रह गया। वागले ने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को क्या करे। एक पुलिस वाला होकर भी इस वक्त वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था जब एकदम से उसके कदम रुक गए और वो जल्दी से बाहर की ओर भागा। बाहर गेट पर सिक्योरिटी बैठा था। तुमने वृंदा को कहीं जाते देखा या कोई घर पर आया था? वागले ने सिक्योरिटी गार्ड से जल्दी से पूछा। सर, वो शाम को एक लड़का आया था और उसने कहा कि वो वृंदा मैम को जानता है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, और कुछ देर बाद वृंदा मैम उस लड़के के साथ घबराई सी कहीं जा रही थी। मैंने पूछना चाहा लेकिन तब तक वो निकल गए, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया तो वागले ने गुस्से से सांस खींची। रूम खोलो, मुझे कैमरा चेक करना है, वागले ने कहा तो सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से सिक्योरिटी रूम का लॉक खोल दिया। वागले ने जल्दी से शाम की फुटेज लगा दी। शाम के करीब 6 बजे एक ब्लैक कलर की नोवा उसके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक लड़का बाहर निकला जिसने मास्क पहना हुआ था। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कहा और वो घर के अंदर चला गया और अगले 2 ही मिनट बाद वृंदा उसके साथ घबराई सी बाहर आ गई और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। गाड़ी एआर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। वागले ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। तुम ऐसे कैसे वृंदा को जाने दे सकते हो? कोई भी आएगा और कहेगा कि वो वृंदा को जानता है तो तुम बिना किसी इंक्वायरी के उसे जाने दोगे? वागले का सारा गुस्सा सिक्योरिटी गार्ड पर उतरा। और तुमने ये भी नहीं देखा कि उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? वागले गुस्से से बौखला रहा था। सर, वो लड़का कह रहा था कि उसे आपके बारे में कुछ बात करनी है। वो आपको जानता था, मैम को भी जानता था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका और फिर कुछ देर बाद ही मैम भी उस लड़के के साथ चली गई थी, इसलिए मुझे लगा कि सच में मैम उसे लड़के को जानती है तभी उसके साथ गई है। लेकिन बात क्या हुई है सर? उस सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए बताया और साथ ही वागले के गुस्से का कारण भी पूछा, मगर वागले ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बालों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। तुमने उसका नाम, उसका आईडी प्रूफ कुछ नोट किया? वागले ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वागले उसके साथ बाहर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्री रजिस्टर वागले के सामने कर दिया और उस लड़के का नाम और आईडी प्रूफ वागले को दिखाने लगा। व्हाट द फक? आई एम डैम श्योर ये वो नहीं था, लेकिन वो कुछ जाना पहचाना जरूर लग रहा था। वागले ने एंट्री रजिस्टर पर नोट अगस्ते के नाम और उसके आईडी प्रूफ को देख खुद से ही कहा और फिर वो दोबारा फुटेज चेक करने लगा और साथ ही उसने पुलिस हेडक्वार्टर कॉल कर गाड़ी के बारे में बताते हुए सभी पुलिस चेक पोस्ट पर गाड़ियां चेक करने के लिए कहा। वो बहुत ध्यान से फुटेज देख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां कभी सिकुड़ जाती तो कभी बड़ी हो जाती, जैसे वो उस इंसान को पहचानने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हो, और एक जगह जाकर उसकी आंखें स्थिर पड़ गई और उसका चेहरा एकदम से सख्त पड़ गया और वो बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी निकाल घर से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर ईवा अपने घर पर थी जब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा।
उसने कुछ देर सोचा और फिर कॉल रिसीव कर लिया। कैसी हो ईवा? सुना है तुम्हारा प्यारा सा दोस्त। न बहुत खास दोस्त इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सामने से एक लड़के की आवाज आई। फोन करने की वजह ईवा सामने बोल रहे इंसान को बखूबी पहचान गई थी, इसलिए उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, सीरियसली ईवा, तुमने मुझे पहचान लिया? वैसे मुझे 100% यकीन था कि तुम मेरी आवाज को कभी नहीं भूलोगी। आखिर बचपन का दोस्त जो था। सामने से फिर से वही आवाज आई तो ईवा की मुट्ठियां भींच गई, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ वैदे था। बकवास बंद करो वैदे, और तुमने मुझे फोन अपनी आवाज पहचानने के लिए नहीं किया था, है ना? तो इसलिए असली वजह बताओ फोन करने की। ईवा ने सपाट लहजे में कहा तो वैदे हंस पड़ा। ओ ईवा, सच में तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना मुझे। खैर छोड़ो, वैसे बहुत शुभचिंतक बढ़ गए हैं तुम्हारे, और सुनने में आया है कि कल रात बहुत कत्लेआम मचाया तुमने। वैसे एक मर्डरर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वैदे ने आराम से कहा। और फिर एकदम से उसने ठंडे लहजे में कहा, तुमने किसे मारा किसे नहीं मारा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे पापा को मुझसे छीना है और उसकी सजा मैंने तुम्हें अब तक नहीं दी है। तो बस तुम्हें वार्न करने के लिए फोन किया था कि अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये खेल तुमने शुरू किया था और अब इसे खत्म मैं करूंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ईवा ने बिना किसी भाव के कहा और कॉल कट करने लगी जब उसे वैदे की बात सुनाई दी। अगर किसी इंसान को तकलीफ देनी हो, उसे जीते जी मारना हो, इसे तिल तिल कर मरते हुए देखना हो, तो उसका सबसे आसान तरीका है उसके अपनों को तकलीफ दी जाए, और तुम्हारे तो अपनों की गिनती ही कुछ ज्यादा बढ़ गई है। तो सोच रहा हूँ शुरुआत किससे करूँ। वैसे कुछ देर में तुम्हें फोन आने वाला है। जो तुम्हारे सबसे ज्यादा शुभचिंतक बने फिरते हैं ना वागले साहब, उनकी जिंदगी, उनकी सांसें मेरे पास कैद है इस वक्त। खेल का आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका है ईवा, और वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है, तो इसलिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि कभी भी कोई भी तुम्हारा अपना तुम्हें अलविदा कह सकता है। तुमने मेरी दोस्ती देखी थी ईवा, लेकिन अब तुम मेरा पागलपन देखोगी। तुमसे दोस्ती वैदे ने की थी और अब तुमसे दुश्मनी रंजीत राणा का बेटा वैदे राणा निभाएगा। जारी। चैप्टर 79। रात का वक्त था जब ईवा अपने घर से बाहर निकली। अभी कुछ देर पहले ही उसे वैदे ने फोन कर बताया था कि वागले की सांसें उसके पास कैद है, यानी वो वृंदा की बात कर रहा था, क्योंकि वागले के परिवार में सिर्फ वही थी और वागले उसे कितना प्यार करता है ये वो खुद देख चुकी थी। वो सड़क पर पैदल ही चल रही थी और साथ ही शाइन को कॉल लिए जा रही थी। तकरीबन 4 कॉल करने के बाद शाइन ने कॉल रिसीव किया, मगर बोला कुछ भी नहीं। कुड यू हेल्प मी? ईवा ने कॉल रिसीव होते ही जल्दी से पूछा। आज तक कभी मना किया है? सामने से शाइन की बात सुन ईवा को जैसे अजीब सा सुकून मिल गया, क्योंकि उसकी बात से साफ जाहिर था कि शाइन ने किसे चुना था। किसी को ठिकाने लगाना है, मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ और साथ में डिटेल भी, इसलिए जल्दी से पहुंचो, ईवा ने कहा और बिना शाइन का जवाब सुने कॉल कट कर दिया। उसने एक टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर की एड्रेस बता जल्दी चलाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ वागले ने सीधा वैदे के घर के सामने आकर गाड़ी रोकी और गुस्से से बौखलाया हुआ अंदर की ओर बढ़ गया। किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वैदे राणा। वैदे। वागले घर के हॉल में खड़ा था और वैदे का नाम गुस्से से चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में वैदे आराम से सीढ़ियों से उतरता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देख वागले ने गुस्से से दांत भींच लिए और उसे कॉलर से पकड़ झंझोड़ते हुए चिल्लाकर कहने लगा, वृंदा कहाँ है? कहाँ रखा है मेरी वृंदा को? अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वागले का गुस्सा हर हद पार करने को तैयार था, बस वो एक बार वृंदा के बारे में जानना चाहता था। वैदे ने आराम से उसके हाथ अपने गिरेबान से छुड़ाए और लापरवाही से जाकर सोफे पर बैठ गया। बात अपने पर आई तो जिंदा जलाने की धमकी, और जब मेरे पापा के कातिल का साथ दे रहे थे तब एहसास नहीं हुआ कि मैं भी अंदर से ऐसे ही जल रहा था जैसे अब तुम जल रहे हो। वैदे ने अपने फोन को हाथ में घुमाते हुए आराम से कहा, मगर उसका लहजा एकदम से ठंडा था। तुम्हारे बाप ने एक बच्ची का रेप किया था तो उसे सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन जो तुम कर रहे हो उसकी भी सजा कम नहीं होगी वैदे। वृंदा प्रेग्नेंट है, कम से कम इतना तो देख लेते। वागले गुस्से से चिल्लाता चिल्लाता आखिर में तड़प उठा था, क्योंकि वैदे बिल्कुल पागल लग रहा था जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदे वागले की बात सुन हंस पड़ा और फिर सीधा वागले की आंखों में देख कहने लगा, ऐसी कहानियों पर तुम जैसे यकीन कर सकते हैं, मैं नहीं। मेरे पापा कैसे थे ये मैं जानता हूँ, और किस बच्ची के रेप की बात कर रहे हो तुम? ईवा। हाँ, वो सबको अपनी बातों के फंसाने में माहिर है और झूठी कहानियां बनाने में भी। मेरे पापा इतना घटिया काम कर ही नहीं सकते। उसका रेप उसके बाप ने किया था, बस पापा वहां थे, और अगर उन्होंने उसके साथ गलत किया भी था तो उसे कोई हक नहीं था उन्हें मारने का। वैदे एकदम से चिल्ला उठा था। तुम्हारे लिए रेप मामूली बात है क्या? वैदे एक 15 साल की बच्ची का रेप किया उन्होंने, और उसके बाद भी 4 साल तक सजा भुगती, क्योंकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी, उसकी असली मेडिकल रिपोर्ट तक छुपा दी गई, और ये सब तुम्हारे बाप ने करवाया था, और तुम कह रहे हो उसे हक नहीं था सजा देने का। वागले हैरान था वैदे की बात सुन, क्योंकि ये वही वैदे था जिसने खुद ईवा साइड ली थी जब उसने ईवा पर शक जाहिर किया था कि रंजीत राणा को शायद ईवा ने मारा है। मगर वैदे ने इस बात का विरोध किया था, और अब वही वैदे उसी ईवा को गलत साबित करने पर तुला था, जबकि सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। झूठ, सब झूठ है। मेरे पापा ईवा के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सपाट लहजे में, और अगर किया भी है तो भी उसकी सजा कानून दे सकता था, ईवा नहीं। और अब उसे मेरे पापा को मारने की सजा मैं दूंगा, उसके हर अपने को तड़पा तड़पा कर, और तब उसे एहसास होगा कि मैं कितना तड़पा हूँ और आज भी तड़प रहा हूँ। वैदे बिल्कुल पगला गया था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सच झूठ से। उसके सिर पर सिर्फ अपने पापा की मौत के बदले का जुनून सवार था, जिसके चलते वो सही गलत भी समझ नहीं रहा था। वागले का सब्र अब जवाब देने लगा था। उसने बिना देर किया वैदे को पकड़ उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसे संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। वैदे की नाक से और होंठों के पास से खून निकलने लगा था और उसका एक गाल भी नीला पड़ने लगा था। वागले ने एक और घूंसा वैदे को मारना चाहा, मगर इस बार वैदे ने उसे धक्का दे दिया और अपनी नाक से निकलते खून को पोंछते हुए सर्द लहजे में कहा, लगता है अपनी बीवी और बच्चे से प्यार खत्म हो गया है उस ईवा की वजह से। क्यों? आखिर क्यों मदद कर रहे हो उसकी? आखिर क्यों उसके लिए कानून के खिलाफ जा रहे हो? क्या बीवी के प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी जरूरतें ईवा से तो पूरी नहीं कर रहे थे जो इतना उसका हमदर्द बन रहे हो? वैदे। वागले की बेहूदगी सुन वागले अंदर तक सुलग उठा। आवाज नीचे इंस्पेक्टर साहब, वरना मैं आपकी प्यारी बीवी की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, वैदे ने ठंडे लहजे में कहा। तो उसकी धमकी सुन वागले बेचैन हो उठा, क्योंकि वैदे को देख कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था ये उसकी कोई कोरी धमकी है। क्या चाहते हो तुम आखिर? वागले ने बेचैनी से पूछा। वैदे के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने बाहर दरवाजे की ओर देख किसी को अंदर आने का इशारा किया, और उसके साथ ही 4 हट्टे कट्टे आदमियों ने आकर वागले को पकड़ लिया। मैं ईवा को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, और वो तब तड़पेगी जब वो तुम सबको तड़पते देखेगी, वैदे ने मकारी से कहा, और उन आदमियों को वागले को ले जाने का इशारा कर दिया। वागले कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि बात वृंदा और उसकी अजन्मी संतान की थी। अब बारी है उसके आशिक की। इंतजार करो ईवा खून के आंसू बहाने के लिए, क्योंकि ये वैदे राणा पूरी शिद्दत से दुश्मनी निभाएगा अब। वैदे ने अपना फोन निकाल लिया और किसी को कॉल करने लगा।
वहीं ईवा ने टैक्सी अपने पुराने घर के सामने रुकवाई। उसके घर से कुछ दूर ही अगस्त्य का घर था। उसने उस तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर आते ही उसने अगस्त्य को कॉल कर दिया। हाँ जी बेबी डॉल, इतनी रात को कॉल किया, मेरी याद आ रही थी क्या? कॉल रिसीव होते ही अगस्त्य की प्यार भरी आवाज आई। ईवा के हाथ उसके फोन पर कस गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझसे मिल सकते हो? क्या हुआ? तुम इतनी लो साउंड क्यों कर रही हो? अगस्त्य ईवा की आवाज ही जान गया कि वो परेशान है। ईवा की आंखें भर आई, मगर उसने सपाट लहजे में कहा, मैं अपने पुराने घर पर हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अगस्त्य ने अपने फोन की ओर देखा और फिर जल्दी से घर से बाहर निकल गया। अदिति जी उसे ऐसे जाते देख उसे रोकने आगे बढ़ी, मगर तब तक अगस्त्य घर से बाहर निकल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और उसके आने का ही इंतजार करने का सोच अपने कमरे में चली गई, क्योंकि अगस्त्य कभी कभी रात को वॉक के लिए चला जाता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि अगस्त्य परेशान था। अगस्त्य जैसे ही ईवा के घर के अंदर दाखिल हुआ, ईवा एकदम से उससे लिपट गई। एक पल को अगस्त्य स्तब्ध रह गया, मगर अगले ही पल उसने अपनी बाहें ईवा के इर्द गिर्द कस ली। क्या हुआ बेबी डॉल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगस्त्य ने उसे खुद से अलग कर उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। घर में अंधेरा था, मगर चांद की हल्की सी रोशनी में ईवा अगस्त्य के चेहरे पर अपने लिए प्यार और फिक्र साफ देख पा रही थी। उसने धीरे से अगस्त्य को अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। उसकी आंखें बंद हो गई और आंसुओं की कुछ बूंदें उसकी गालों पर फिसल गई। वहीं अगस्त्य हैरान सा उसकी बंद आंखों को देख रहा था। वो ईवा की बेचैनी साफ महसूस कर पा रहा था। उसने ईवा को खुद से दूर करना चाहा, मगर ईवा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अगस्त्य ने अपनी कोशिश छोड़ ईवा को अपने होने का एहसास दिया। अभी कुछ ही पल बीते थे कि अगस्त्य को अपने पेट में एक तीखा सा दर्द महसूस हुआ। ईवा उससे अलग हो गई तो अगस्त्य ने अपने पेट की ओर देखा, जहां से खून निकल रहा था। उसने सदमे से ईवा की ओर देखा, जिसके हाथ में खून से सना चाकू था और वो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। ईवा, अगस्त्य की टूटी सी आवाज आई, जिसमें उसके सम के दर्द से ज्यादा ईवा को ऐसे देख दर्द ज्यादा था। तुम्हें मरना होगा अगस्त्य, ईवा ने भरे गले से कहा। अगस्त्य कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। वाई वाई ईवा, वाई आर यू किलिंग मी? अगस्त्य के चेहरे पर तकलीफ साफ जाहिर हो रही थी और वो तकलीफ उसके जख्म की बिल्कुल नहीं थी। ईवा अगस्त्य के पास आई और उसके चेहरे को हाथों में थाम भरी आंखों से कहने लगी, तुम मेरी कमजोरी हो अगस्त्य, और मैं नहीं चाहती अब अंत में आकर कोई मेरी कमजोरी को मेरे सामने रख मुझे कमजोर करे। बट अगस्त्य ने कुछ कहना चाहा, मगर ईवा ने उसके माथे को चूम लिया, जिससे उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। आई लव यू अगस्त्य, मगर आई एम सॉरी, तुम्हें मरना होगा, ईवा ने रोते हुए कहा और चाकू को अगस्त्य के पेट में घूम दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने अपने कदम पीछे नहीं लिए। अगस्त्य भरभरा कर नीचे गिर गया और सूनी आंखों से ईवा को देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। आई टोल्ड यू अगस्त्य, आई एम अ मर्डरर, और मैं वही रहूंगी। अगस्त्य की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और कुछ पलों बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ईवा वहीं घुटनों के बल गिर गई। उसे आज जितनी तकलीफ हो रही थी उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था, मगर इंसाफ की इस लड़ाई के अंत में अब वो किसी को भी उसकी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। इसलिए आज अपने हाथों से ही उसने अपने प्यार को मार डाला था और आज उसे एहसास हो रहा था कि आज वो सच में एक मर्डरर बन चुकी है। जारी चैप्टर 80। रात का समय था जब ईवा सूनी आंखों से अगस्त्य को देख रही थी और उसके सामने खड़ा शायन सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईवा अगस्त्य को मार सकती है। ईवा, ये तुमने? शायन ने सदमे से ईवा की ओर देख पूछा, जबकि उससे अपनी बात तक पूरी नहीं हुई। अपना काम खत्म करो जितनी जल्दी हो सके, ईवा ने सपाट लहजे में कहा और उठकर बाहर चली गई। जाने से पहले उसने नजर भर अगस्त्य को देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर भावनाओं का सैलाब लाने वाला उसके सामने बेजान पड़ा था। शायन भी सदमे में था, मगर उसे जल्द ही उस जगह को साफ करना था, इसलिए उसने अपने साथ 2 आदमियों को अगस्त्य को उठाने को कहा, जो उसे वहां से लेकर चले गए। ईवा पैदल ही जा रही थी जब शायन भागते हुए उसके पास आया। वर्धान अंकल कहाँ हैं? शायन कुछ कह या पूछ पाता उससे पहले ही ईवा ने पूछ लिया। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो अपनी फैमिली के पास है, अपने गांव में, और मैंने अपने कुछ भरोसेमंद आदमी भेजे हुए हैं, वो जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे और बाकी अब तक सब ठीक है, शायन ने जवाब दिया। तो ईवा ने बस सिर हिला दिया। ईवा ने मैसेज पर शायन को सब बता दिया था, इसलिए उसने ईवा के कहे मुताबिक वर्धान की सेफ्टी के लिए कुछ आदमी भेज दिए थे। हालांकि वो अभी तक उन तक पहुंचे नहीं थे, मगर इस बात की उन्हें तसल्ली थी कि वर्धान के गांव के बारे में वैदे को नहीं मालूम था, और दूसरा शायन की बात हो चुकी थी वर्धान से, और उसके कहने पर वर्धान ने पुलिस स्टेशन से भी मदद ले ली थी, इसलिए वर्धान अभी तक वैदे की पहुंच से बाहर था। ईवा शायन के साथ वहां से वैदे के घर की ओर निकल गई, क्योंकि अब बात आर्या पार की थी और अब वो सब खत्म करना चाहती थी। पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन ईवा जानती थी कि ये अंधेरा सिर्फ उसके लिए ही किया गया है। शायन उसके साथ नहीं था। ईवा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसके सिर के पीछे काफी जोर से वार हुआ और उसकी आंखों के आगे घर में पसरे अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा छा गया। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे अपने हाथ पर कुछ गर्म और गीला सा महसूस हुआ, जो यकीनन उसके सिर से बह रहा खून था। उसने उस अंधेरे में भी मुश्किल से कोशिश की देखने की, लेकिन सब बेकार। वो घुटनों के बल गिर गई और उसके साथ ही वहां पर रोशनी फैल गई। ईवा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था, मगर वो अपनी पूरी जान लगाकर खुद को बेहोश होने से रोक रही थी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोल सामने देखा तो सामने वैदे और बैरन दोनों ही खड़े थे। तभी धृति उसके सामने हाथ में रॉड लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर ईवा के लिए नफरत साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या लगा था सब कुछ वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो? तुमने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, मुझे उनका चेहरा तक देखने को नसीब नहीं हुआ आखिरी बार, और तुम्हें लगा कि तुम्हें उसकी सजा नहीं मिलेगी। नहीं ईवा, तुम्हें सजा मिलेगी और वो मैं दूंगी। ईवा के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचकर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे पापा को मुझसे छीन कर। 5 साल पहले सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पापा हॉस्पिटल में जिंदा लाश की तरह पड़े रहे, और अब जब वो ठीक होकर मेरे पास वापस आए थे तो तुमने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। धृति ने ईवा को धक्का दे दिया। ईवा जो पहले ही मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी, वो एकदम से गिर गई। पीछे से उसकी गर्दन खून से लाल हो चुकी थी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोल धृति की ओर देखा तो धृति उसके सामने पंजों के बल बैठ गई और उसकी गालों को कसकर पकड़ दांत पीसते हुए कहने लगी, लेकिन तुम फिक्र कर मत करो, तुम्हें मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तुम्हारे चेहरे पर ये दर्द, ये तकलीफ देखकर बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, और मैं ये सुकून इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दूंगी। रहने दो धृति, ये किसी की नहीं हो सकती। शायद तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ आने से पहले अपने यार को अपने हाथों से मार कर आ रही है, और उसके दूसरे यार ने उसे अपने हाथों से दफनाया है। वैदे ने बेहूदगी से कहा तो ईवा ने उसकी ओर देखा। वैदे ने कुछ आदमी भेजे थे अगस्त्य को उसके पास लाने के लिए, मगर जब ईवा ने अगस्त्य को चाकू मार दिया था तो उन आदमियों ने वैदे को बता दिया था। वैदे ने उन्हें ईवा पर नजर रखने को बोला था, क्योंकि उसे लगा था कि ये शायद ईवा की कोई चाल होगी, मगर जब शायन के आदमी अगस्त्य को ले गए तब उसे थोड़ा यकीन हुआ, मगर फिर भी उसने अपने आदमियों को उनके पीछे ही लगाए रखा।
शायन के साथ आए आदमियों ने अगस्त्य को सड़क के पार बने जंगल में दफना दिया था और वहां से चले गए। उसके बाद वैद्य ने अपने आदमियों से मिट्टी खोद अगस्त्य की लाश दिखाने को कहा, क्योंकि उसे अब भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि ईवा ने सच में अगस्त्य को मार दिया। मिट्टी खोदने के बाद वैद्य ने खुद देखा था अगस्त्य की लाश को। उन आदमियों में से मिन ने वैद्य को वीडियो कॉल लगा दिया था, क्योंकि वैद्य खुद देखना चाहता था। लाश देखने के बाद उसने मिट्टी को फिर से पहले की तरह करने बोल दिया। उसे सच में हैरानी हो रही थी ईवा पर कि वो कैसे किसी मासूम को मार सकती है जो उससे इतना प्यार करता है, और इसी बात ने उसके दिल में ईवा के लिए नफरत को एक हद और बढ़ा दिया था। ईवा वैद्य को देख रही थी। उसने खुद को संभाला और उठकर बैठ गई। वो हाँफ रही थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो धीरे धीरे हंसी में बदल गई और फिर ठहाकों में। ईवा पागलों की तरह हंसे जा रही थी और उसके सामने खड़े वो तीनों उसे हैरानी से देख रहे थे। ये पागल हो गई है। अब तक खामोश खड़े बैरन ने कहा तो ईवा एकदम से चुप हो गई और उसकी नजरें सीधा बैरन पर टिक गई। बैरन भी सीधा उसी को देखने लगा था। ईवा ने कुछ कहा नहीं, बस उसके होंठ कोने से हल्के से ऊपर उठ गए जैसे वो उस पर हंस रही हो। बैरन ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। ये सच में पागल हो गई है। इसके लिए किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, इसलिए अब इसे ये बताना जरूरी है कि जब जान निकलती है तो कितनी तकलीफ होती है। धृति ने दांत पीसते हुए कहा और रॉड को एक बार फिर ईवा के सिर पर दे मारा। इस बार ईवा खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। उसके सिर से निकलता खून फर्श को लाल करने लगा था, मगर उन तीनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ईवा ने कसमसाते हुए आंखें खोली तो एक बार को रोशनी उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभी। उसके सिर में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर खून सूख चुका था। उसने कुछ देर अपनी आंखें बंद ही रखी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा हो, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। उसने कोई मशक्कत नहीं की, क्योंकि वो जरा सा भी हिल रही थी तो उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था, मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सारा दर्द, सारी तकलीफ उसे छून से कहीं कोसों दूर चली गई जो अभी उसे महसूस हो रही थी। उसने एकदम से आंखें खोल दी, मगर जब उसने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू नीचे फर्श पर लुढ़क गए, मगर किसी को उनका पता तक नहीं चला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब की बार उसे जो दर्द महसूस हुआ वो पहले से भी 1000 गुना ज्यादा था। उसकी आंखों के सामने अगस्त्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, जब आखिरी बार भी वो बस उसे देख मुस्कुराया था। ईवा। अपना नाम सुन ईवा ने अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वहां अरुल, अद्रिजा, वागले और वृंदा थे। वो सभी भी बंधे हुए थे। ईवा ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर से वैसे ही लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैद्य करना क्या चाहता है। अगर वो उसे मारना ही चाहता है तो अब तक मारा क्यों नहीं, जबकि उसकी कमजोरियां भी अब उसके हाथ में है। क्या हुआ? सदमा लगा ये देखकर कि तुम्हारी वीकनेस मेरे कब्जे में है। बैरन कहता हुआ अंदर आया तो ईवा का चेहरा एकदम से सर पड़ गया। वो अभी तक शांत थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर बैरन ने क्यों उसकी मदद की, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो अपने गुनहगारों को मारने पर तुली है, और ये जानते हुए भी उसने खुद उसे उन तक पहुंचाया। लगता है तुम्हें इस बात का सदमा नहीं लगा कि ये सब यहाँ पर मौजूद है, बल्कि तुम्हें इस बात का सदमा लगा है कि तुमने बेवजह ही अपने आशिक को मार दिया, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी तो अब भी हमारे पास है। बैरन आकर उसके करीब बैठ गया और उसकी नजरें ईवा के पूरे शरीर को जैसे स्कैन करने लगी, मगर ना तो ईवा ने खुद को छिपाने की कोशिश की और न ही उसने बैरन पर से नजरें हटाई। ईवा ने इस वक्त स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और वो टॉप हल्का सा उसकी कमर से ऊपर तक था, जिसकी वजह से उसकी कमर दिख रही थी और बैरन की नजरें वहीं पर टिकी हुई थी। ईवा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मगर वागले खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी नजरें हटा बैरन, वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा। वागले को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी बहन के साथ फिर से कोई दुष्कर्म कर रहा हो और वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा था, मगर गोली की आवाज ने उसकी छटपटाहट को एक झटके में रोक दिया। वृंदा डर के मारे खुद में ही सिमट गई, क्योंकि गोली बिल्कुल उसकी बगल से निकल कर गई थी। अगर वो थोड़ा सा भी हिलती तो गोली उसकी कमर में लगती। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था, और ऊपर से उसे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, जो कि अब तक इस दुनिया के आया भी नहीं था। सिर्फ अपने बच्चे के लिए वो खुद को संभाले हुई थी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस उसके बच्चे के लिए सही नहीं था, मगर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, और दूसरा उसे किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। वैद्य जब उससे मिलने आया था तब उसने उसे कहा कि वागले को गोली लगी है और वो उसका खुफिया इन्फॉर्मर है। कोई और वक्त होता तो वृंदा इस पर यकीन करने से पहले एक बार जरूर सोचती, मगर तब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ सोच सके, क्योंकि वागले का फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो वैद्य के साथ ही चली गई थी और पिछली शाम से वो यहीं पर थी। अब उसकी नजरें ईवा पर थी, जिसे वो पहचान गई थी, क्योंकि वो एक बार उसके घर आई थी और तब वागले ने उसे उसके बारे में बताया था। वहीं ईवा गोली की आवाज से भी नहीं भटकी। उसकी नजरें वैसे के वैसे ही बैरन पर जमी हुई थी। बैरन ईवा की कमर पर हाथ सहलाते हुए पीछे ले गया और उसकी जींस में फंसाई गन निकाल ली। अद्रिजा, अरुल और वागले तीनों ही आंखों में गुस्सा लिए बैरन को घूर रहे थे, मगर इस समय वो तीनों ही कुछ भी करने में असमर्थ थे। वैद्य ने उन्हें बता दिया था कि ईवा ने अगस्त्य को मार दिया है, मगर इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। भले ही ईवा ने कभी जताया नहीं था, लेकिन वो सभी जानते थे कि ईवा के दिल में अगस्त्य की क्या जगह है। लेकिन जिस यकीन से वैद्य ने बताया था, वो सभी डर रहे थे इस बात को सोच कि कहीं ये सच ना हो। वहीं बैरन ने गन निकाल कर ईवा की गर्दन पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, आज भी वैसी ही हो जैसी 5 साल पहले थी, बिल्कुल मक्खन की तरह। उसकी नजरों में हवस साफ दिख रही थी। ईवा का चेहरा बिल्कुल मौत सा ठंडा हो गया और उसने सीधा बैरन की आंखों में देख मौत से ठंडे लहजे में कहा, गलतफहमी है तुम्हारी बैरन, नमूना दिखाऊं। ईवा ने कहा और बैरन के कुछ समझने से पहले उसने उसके हाथ से गन छीन सीधा गोली चला दी और सबकी आंखें सदमे से बाहर आने को हो गई। बैरन हैरानी से ईवा को देख रहा था, जो एक घुटना जमीन से लगाए सीधा उसकी आंखों में देख रही थी, मगर दूसरे हाथ से उसने गन का निशाना सीधा दरवाजे की ओर किया हुआ था और गन की नाल से धुआं निकल रहा था। बैरन धीरे से गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखा, जहां धृति कटे पेड़ सी उसके सामने गिर गई। उसकी माथे के बीचों बीच से खून किसी खुली नल से निकलते पानी की तरह बह रहा था और उसके पीछे खड़ा वैद्य सदमे से उसे देख रहा था। जारी। चैप्टर 81। सुबह का समय था जब उस कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी सदमे में थे, क्योंकि अभी बस कुछ सेकंड्स पहले ही ईवा ने कमरे में अंदर दाखिल हुई धृति के माथे के बीचों बीच गोली मार दी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। धृति के पीछे आ रहा वैद्य जैसे बुत बन गया था और यही हाल सभी का था। वहीं ईवा सर्द नजरों से सीधा बैरन की ओर देख रही थी, मगर उसका हाथ अभी भी उस ओर किया हुआ था जहां धृति खड़ी थी और उसके हाथ में पकड़ी गन की नाल से अब धुआं कम हो गया था। बैरन उसे कुछ पल तो हैरानी से देखता रहा, मगर फिर एकदम से हंस पड़ा। सच में ईवा, तुम सच में कमाल हो, हर बार मुझे सरप्राइज कर देती हो। तुम्हारी इसी अदा पर जान वारने को मन करता है, बैरन ने ईवा को पागलों की तरह देखते हुए कहा। ईवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने एक भंग उठा अपनी हाथ में पकड़ी गन की ओर इशारा करते हुए कहा, गन मेरे हाथ में है, चाहो तो अभी अपने मन की पूरी करवा लो। बैरन की हंसी एकदम से खत्म हो गई। ईवा आराम से उठकर खड़ी हो गई। हालांकि उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे, मगर ये वक्त अपना सिर पकड़कर बैठने का नहीं था।
बैरन उसे ही घूर रहा था और अब वैदे भी ईवा को देखने लगा। वहां सभी की नजरें ईवा पर थी और ईवा सिर को हल्के हल्के से दबा रही थी। मुझे अफसोस है कि ये धृति की ओर इशारा कर अपने बाप की हरकतों को जाने बिना इस दुनिया से चली गई, लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर अपने बाप की हरकतों के बारे में जान जाती तो ये वैसे भी जीते जी मर जाती। ईवा ने लापरवाही से कहा तो वैदे ने एकदम से आकर ईवा का गला पकड़ लिया। ईवा को अपनी सांस घुटती हुई महसूस होने लगी क्योंकि वैदे की पकड़ काफी मजबूत थी। तुम कैसे किसी इंसान को इस तरह से मार सकती हो? पहले अगस्त्य को, और अब तुम इंसान कहलाने के लायक हो ही नहीं ईवा, इसलिए अब तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। फायदा है ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। ईवा की आंखों में पानी आ गया था क्योंकि उसकी सांसें घुट रही थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो वैदे की आंखों में देखने लगी। वैदे की पकड़ और भी मजबूत हो गई ईवा को ऐसे मुस्कुराते देख। ईवा ने कुछ सेकंड्स को वैदे की आंखों में देखा और फिर एकदम से उसने अपने हाथ से वैदे की कलाई पर वार किया और एक चटकने की आवाज उस कमरे में सुनाई दी। वैदे का हाथ उसकी कलाई पर झूल गया और वो चीख कर कई कदम पीछे हट गया। ईवा खांसने लगी थी। उसके सिर में इतना तेज दर्द होने लगा था जैसे अभी उसका सिर फट जाएगा। वो वहीं नीचे ही बैठ गई और खुद की सांसों को संयत करने लगी। बैरन ईवा को देखे जा रहा था और ईवा अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्यों? आखिर मेरी मदद क्यों की तुमने? तेज सांसों के साथ ही ईवा ने बैरन की ओर देख सवाल किया। बैरन ने कुछ पल ईवा को देखा और फिर अपनी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे ऊपर की ओर ले गया और फिर लंबी सांस ले कहने लगा, क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। ईवा बैरन को देखने लगी और अब वैदे भी बैरन को देखने लगा था। उसने अपनी कलाई पकड़ी हुई थी मगर समय नहीं था सब कुछ छोड़कर जाने का। वहीं बैरन ईवा के सामने बैठ गया और ईवा को हवस भरी नजरों से देख कहने लगा, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो दिमाग और दिल दोनों ही भूल गए कि तुम बच्ची हो, मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन ये दिल कब किसकी सुनता है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। आखिर उस समय मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड था, मगर उस रात मुझे मौके मिला तुम्हें पाने का। मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बांटना पड़ा और उसके बाद रंजीत ने तुम्हें ही फंसा दिया। सूरज को मैंने इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया था, मगर फिर सोचा कि उसका मर जाना ही सही है क्योंकि उसने मेरी चीज को छूने की हिमाकत की थी, लेकिन तब तक देर हो गई क्योंकि उसकी बीवी सोनिया ने सब संभाल लिया। वो सब कुछ बेचकर यहाँ से चली गई सूरज को अपने साथ लेकर और रंजीत भी बिना किसी झमेले के आजाद घूमने लगा। लेकिन मुझे तुम चाहिए थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को भेजा जेल में। ईवा की आंखों में थोड़ी हैरानी उभर आई। हाँ, उसका दोस्त मरा नहीं था और अगर मर भी जाता तब भी मैंने इतनी पहुंच बना ली थी कि उसे आसानी से छुड़ा लेता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। उसके दोस्त की सांसें चल रही थी जिसे मैंने अपने हाथों से बंद किया और शायन को तुम्हारे पास भेज दिया। बैरन उठ खड़ा हुआ और ईवा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए कहने लगा, शायद किस्मत का खेल था कि तुमने उसकी मदद कर दी और शायन का ऐसा है कि एक बार जिसे वो अपना बना ले जिंदगी भर उसका साथ देता है और यही चीज मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। जेल से बाहर आने के बाद जब तुम मेरे सामने आई तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे खुद को रोक कर रखा, क्योंकि उन 4 सालों में तुम और भी खूबसूरत हो गई थी। लेकिन जब तुमने रंजीत राणा और सूरज अग्रवाल को मारने की बात की तो मैंने सोचा कि मदद के बहाने तुम्हारे करीब आऊंगा। वैसे भी सिर्फ रंजीत और सूरज ही मेरे बारे में जानते थे और अगर वो मर जाते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि उस मास्क के पीछे कौन था, मगर तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें ढूंढने दिया क्योंकि रंजीत को तुम पहले ही मार चुकी थी। रंजीत से कुछ पूछे बिना ही तुमने उसे मार दिया और तुमने यही गलती कर दी थी और अब बचा था सिर्फ सूरज और मैं। सूरज जब इंडिया वापस आया तो वो सबसे पहले मुझसे ही मिला था और तब उसे तुम्हारे बारे में पता चला था, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मुझे भी ढूंढ रही हो, बस इतना कहा कि तुम उसे मारना चाहती हो और उसी का प्लान था कि मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं। मेरा प्लान फुल प्रूफ था। तुम सूरज को मारने जाती और उससे मेरे बारे में पूछती, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर देता, लेकिन तुम एक कदम आगे निकली और रही सही कसर फार्म हाउस में पूरी हो गई। तुम जिस तरह से मुझे देख रही थी मुझे तभी समझ आ गया था कि तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। सारी जिंदगी ना सही मगर एक बार तुम्हें फिर से उसी तरह मसलना चाहता था। इतने सालों से उस वीडियो को देख देख मैंने अपने अरमान पूरे किए थे और पिछले 1 साल से तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। तुम्हें पता है मुझे कैसा महसूस होता था उस वीडियो को देखकर? बैरन ईवा की ओर देखने लगा, लेकिन फिर कुछ पल ईवा को देख कमरे से बाहर चला गया। ईवा उसे जाते देखती रही मगर उसे अब अजीब सा डर लगने लगा था, एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी उसे। करीब 5 मिनट बाद बैरन दोबारा कमरे में आया तो उसके साथ 4 आदमी और थे, जिनमें से एक के हाथ में प्रोजेक्टर था और एक के हाथ में व्हाइट शील्ड थी जो उसने सबके सामने कमरे की दीवार से लगा दिया। सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बैरन कर क्या रहा है, मगर ईवा के हाथ कांपने लगे थे क्योंकि वो समझ गई थी कि बैरन क्या करने जा रहा था। वो आदमी अपना काम कर जाकर अरुल, अद्रिजा, वागले और वृंदा के पास खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथों में गन को लोड करके पकड़ लिया था। कुछ ही देर में एक चीख सबके कानों को भेद गई और सब सदमे से सामने व्हाइट शील्ड पर देखने लगे, जहां ईवा को रंजीत राणा ने पीछे से पकड़ रखा था और वरुण उसे बेहद गंदे तरीके से छू रहा था और एक और सूरज अग्रवाल जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। ईवा रो रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उन राक्षसों के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी और उसके बाद उस कमरे में ईवा की चीखें गूंजने लगी। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली मगर बैरन आंखों में हवस लिए बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। वैदे लड़खड़ा कर गिर गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उसके कानों में ईवा की चीखें पड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में गर्म शीशा पिघला रहा हो। ईवा का पूरा शरीर तन गया था और मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस खाली आंखों से सामने दीवार पर उसके साथ हुए कुकर्म को एक बार फिर देख रही थी। उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी और वो खुद पत्थर की बनी बैठी थी, जैसे उसे कुछ दिखाई या सुनाई न दे रहा हो। बंद करे से, अद्रिजा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि अपने बाप की हकीकत अपनी आंखों से देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसने ईवा की ओर देखा जो बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। वहीं बैरन ने भी मुड़कर ईवा की ओर देखा जो एक टक सामने देख रही थी किसी मूल की तरह। बैरन उसे देख मुस्कुरा दिया मगर अगले ही पल प्रोजेक्टर पर एक आदमी आकर धम से गिरा और प्रोजेक्टर बंद पड़ गया। बैरन ने एकदम से सामने देखा तो वागले गुस्से से उसे घूर रहा था। साले मैंने कहा था ना बहुत बुरी मौत मारूंगा। वागले गुस्से से फुंकारता हुआ बैरन की ओर बढ़ा मगर उसे पीछे से दूसरे आदमी ने पकड़ लिया। वागले ने उसके पेट में कोहनी से वार किया और उसके सिर को पकड़ सीधा दीवार पर दे मारा। बाकी के दोनों आदमी भी वागले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए मगर वागले का दिमाग घूम गया था। एक आदमी ने वागले को पीछे से गर्दन पर से पकड़ लिया और दूसरा उसके पेट में घूंसे मारने लगा। उन आदमियों के घूंसे इतने प्रचंड थे कि वागले को अपनी पसलियां टूटी सी महसूस हो रही थी, मगर जैसे ही उसकी नजर शांत सी ईवा पर पड़ी उसने खुद को ऊपर की ओर उछाल सामने खड़े आदमी के सीने पर लात मारी और एकदम से नीचे की ओर झुककर पीछे उसकी गर्दन पकड़े आदमी को सामने फर्श पर पटक दिया और सीधा बैरन के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। बैरन जो आराम से खड़ा वागले को लड़ते देख रहा था वो एकदम से लड़खड़ा गया और वागले ने इतनी जोर से मुक्का मारा था कि उसका खून कट गया था। वागले ने बैरन को गिरेबान से पकड़ा और उसके मुंह पर मुक्के बरसाने लगा। बैरन कुछ भी नहीं कर रहा था जबकि वो खुद एक ट्रेंड फाइटर था।
सूरज अग्रवाल का हेड बॉडीगार्ड रह चुका था वो, और वागले उसके सामने कुछ भी नहीं था, मगर वो आराम से वागले से मार खा रहा था जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। वहीं दूसरी ओर अद्रिजा और अरुल खुद के हाथ खोलने की जद्दोजहद में लगे थे। अद्रिजा को ईवा की फिक्र हो रही थी, जो बिल्कुल शांत बैठी थी। उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आसान नहीं था उसके लिए एक बार फिर से उस रात को यूं महसूस करना। उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाल लिया था, खुद को स्ट्रांग बना लिया था, मगर वो रात, उस रात का दर्द, वो जख्म आज भी उतने ही ताजा थे जितने 5 साल पहले थे। बस ईवा ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया था, लेकिन आज बैरन ने फिर से उन्हें कुरेद दिया था जो पहले से ही भरे नहीं थे। लेकिन वो शांत थी, और ये शांति किसी भारी तूफान आने का संकेत था जो अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले जाने वाला था। वहीं किसी का भी ध्यान वृंदा और वैदेह पर नहीं था। वृंदा अपने दांत भींच कर बैठी थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी की डेट 5 दिन बाद की दी थी, मगर शायद स्ट्रेस की वजह से वो इतने दिन नहीं निकाल पाई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ईवा की सच्चाई जान उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। किसी लड़की के रेप होने की खबर सुनना उतना दिल नहीं दहलाता जितना रेप होते देखकर आत्मा तक कांप उठती है। वो बस किसी तरह खुद को संभाले हुए थी और सब जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं वैदेह तो बुद्ध के मानद बैठा था, क्योंकि आज उसने ईवा की तकलीफ महसूस की थी, जो उसके बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसे महसूस नहीं हुई थी। आज उसके पापा की मौत के ऊपर ईवा की चीखें भारी पड़ गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, क्योंकि किसी सच के बारे में जानना और उसे अपनी आंखों से देखने में बहुत अंतर होता है। उसने कहा था कि अगर उसके पापा ने ईवा के साथ गलत किया भी था तो ईवा को फिर भी कोई हक नहीं था उन्हें मारने का, वो कानून की मदद ले सकती थी। लेकिन आज जो उसने अपने पापा का रूप देखा, उसे देख अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसे अपने पापा से नफरत होने लगी थी, जिसने एक बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य किया, जबकि वो बच्ची उसके सामने भीख मांग रही थी खुद को छोड़ने की, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। आज उसे महसूस हो रहा था कि ईवा की तकलीफ के आगे उसकी तकलीफ लाख गुना कम थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी ये समझने में, क्योंकि अब उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, और अगर वो ठीक करने की कोशिश करता भी तब भी वो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाता। अद्रिजा के हाथों की रस्सी हल्की सी ढीली पड़ गई और उसने थोड़ी और मेहनत कर रस्सी को खोल दिया। उसने अरुल की ओर देखा और जल्दी से अपने पैरों को खोल उसने अरुल के हाथ खोल दिया और ईवा की तरफ बढ़ी। समर। अद्रिजा ईवा तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसके कानों ने वृंदा की चीख पड़ी। उसने सामने देखा तो उसका दिल धक्के से रह गया। सामने बैरन ने वागले के पेट में चाकू घोंप दिया था, जिसे देख वृंदा चीख पड़ी थी। वागले जरा भी संभल पाता उससे पहले ही बैरन ने चाकू निकाल एक बार फिर पूरी ताकत के साथ उसके पेट में घोंप दिया। वागले के मुंह से खून की उल्टी हो गई और वो लड़खड़ा कर अपने घुटनों के बल गिर गया। वो जैसे ही गिरा उसका हाथ सीधा ईवा के कंधे पर लगा और ईवा जैसे इतनी देर बाद होश में आई और उसकी आंखें वागले पर टिक गई जो वृंदा को देख रहा था। जारी। चैप्टर 82। सुबह का वक्त था और उस कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सब कुछ जैसे एकदम से थम गया था। वागले के पेट से खून निकल रहा था और वो ईवा के पीछे कुर्सी से बंधी अपनी वृंदा को देख रहा था, जो सदमे से उसे ही देख रही थी। तभी उसे एक बार फिर से तेज झटका लगा जब बैरन ने उसके जख्म पर लात मारी और वागले के मुंह से एक बार फिर खून का फुहारा छूटा। समर, समर प्लीज नो, वृंदा एकदम से चीख पड़ी। उसके सामने उसका पति, उसका प्यार खून से लथपथ पड़ा था। उसके लिए जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया था और वो एकदम से चीख पड़ी। एक अपने पति को ऐसी हालत में देख जो तकलीफ हो रही थी वो, और दूसरा शायद उसे लेबर पेन शुरू हो गया था जो उसकी जान निकाल रहा था। सदमे की वजह से उसे धक्का लगा था जिसे वो संभाल नहीं पाई। वृंदा चीखते हुए समर का नाम लिए जा रही थी और करीब 5 मिनट बाद उसकी आवाज शांत पड़ गई, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। वागले की आंखों से आंसू निकल आए थे अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देख, और वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। न तो वो अपनी बहन को इंसाफ दिलवा पाया और न ही ईवा को, और अब अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। उसने दुहक से अपनी आंखें भींच ली। वैदेह सदमे से बैरन को देख रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आया था कि बैरन ने उसका भी इस्तेमाल ही किया था। धृति बैरन से मिलने के बाद वैदेह से मिलने आई थी और उसी ने उसे बताया था कि ईवा अब बैरन को मारने वाली है, क्योंकि वो उसके पापा यानी सूरज का हेड बॉडीगार्ड था और ईवा अपनी सनक के चलते हर उस इंसान को मार रही है जो उस रात उसके घर पर था। हालांकि वैदेह ने धृति ने पूरा सच नहीं बताया था और यही उसने गलती कर दी थी। धृति ने जैसे ही बताया कि ईवा ने उसके पापा को भी मार दिया है, वैदेह के दिमाग पर फिर से अपने पापा की मौत का भार महसूस होने लगा और उसके अंदर ईवा के लिए नफरत और भी बढ़ गई। उसने खुद सामने से जाकर बैरन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और अब तक का सारा प्लान बैरन का था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि बैरन ने ईवा को कमजोर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। वृंदा को लाने के बाद अरुल और अद्रिजा को भी वैदेह यहाँ लाया था। उन दोनों को लाना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों वो फाइटर थे, मगर वैदेह ने धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन गन शूट की मदद से उन्हें लगवाया था, जिसकी वजह से वो दोनों उनके कब्जे में आ पाए और वैदेह उन्हें यहाँ ले आया। इन सबके बाद उसका निशाना वरदान और अगस्त्य ही थे। वरदान के बारे में उसे कोई जानकारी हासिल नहीं हुई कि आखिर वो है कहाँ, इसलिए उसने अगस्त्य को लाना ही सही समझा, मगर उसके भेजे आदमी अगस्त्य तक पहुंच पाते उससे पहले ही ईवा ने उसे मार दिया। लेकिन वो अपने प्लान पर खुश था कि ईवा की कुछ कमजोरियां तो अब भी उसके पास है, लेकिन अब उसे खुद पर ही शर्मा रही थी। वहीं ईवा वागले को देख रही थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। ईवा के बार बार रोकने के बाद भी वागले ने उसकी मदद की और आज सिर्फ उसकी वजह से वो इस हालत में था और उसकी पत्नी तक इतना दर्द झेल रही थी। वो वागले को एक टक देखे जा रही थी। वागले ने धीरे धीरे अपना हाथ ईवा के हाथ पर रखा तो उसने चौंक कर उसे देखा। वागले की सांसें भारी होने लगी थी और ईवा उसे ऐसे देख बेचैन हो उठी। उसकी पकड़ वागले के हाथ पर कस गई। खत्म खत्म कर दो सब, वागले ने कहा और उसका हाथ ईवा के हाथ से फिसल गया। ईवा को जैसे अब जाकर होश आया कि वो यहाँ पर क्यों है। उसकी आंखों में एक बार फिर से खून के अंगारे भरने लगे थे और उसका चेहरा मौत सा ठंडा पड़ गया। सब कुछ शांत पड़ा हुआ था जब से वृंदा बेहोश हुई थी। अरुल अद्रिजा अभी भी सदमे में खड़े थे और बाकी आदमी उनकी अगली मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे। वैदेह जिंदा लाश बना बैठा था, क्योंकि उसने जो किया अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी खुद का ही सामना करने की, और बैरन अपनी जीत पर खुश हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक गोली सीधा आकर बैरन की बाजू की चीरती हुई निकल गई और बैरन लड़खड़ा गया। उसने कसकर अपनी बाजू पकड़ ली और पीछे मुड़कर देखा तो आंखें में आंसू भरे शायन हाथ में गन लिए खड़ा था और बैरन पर गोली चलाने वाली वही था। निशाना कच्चा नहीं है बैरन, बस तुम्हें मारने का हक ईवा का है, इसलिए बस अपना गुस्सा, अपनी नफरत निकाली है इस गोली के जरिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो गुस्सा, जो नफरत है वो मैं बाहर तुम्हारे आदमियों के ऊपर निकाल चुका हूँ। मन तो कर रहा है कि अपने हाथों से तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। तुम्हें ईवा मारेगी, ताकि तुम्हें पता चले कि जब एक औरत बदला लेने पर आती है तो उससे बड़ा शैतान इस पूरी कायनात में कोई नहीं होता। उसकी जितनी क्रूरता कोई नहीं दिखा सकता, और आज वही क्रूरता तुम्हारे ऊपर निकलेगी।
ईवा की ओर देख। ईवा बहुत मुश्किल से खुद को तैयार किया है अपनी आंखों से इस घटिया आदमी की मौत देखने के लिए। इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, अपना काम खत्म करो। शायन का चेहरा बिल्कुल भावहीन था और ये सच था कि उसने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया था ईवा का साथ देने के लिए, क्योंकि अपने पापा को मरते देखना आसान नहीं था। उसने अपने कमर के पीछे से 2 बड़े-बड़े चाकू निकाले और ईवा की तरफ उछाल दिए, जिन्हें ईवा ने कैच कर लिया। तुम लोगों को लगता है कि ऐसी टीम बनाकर तुम लोग मुझे हरा दोगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम लोगों की। बैरन ने आज तक हारना नहीं सीखा और कोई उसे हरा दे ऐसा कोई आज तक बना नहीं। देखते हैं आज कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, बैरन ने घमंड से भर कहा। तो ईवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने दोनों चाकू कसकर पकड़ लिए और अपनी जगह से एकदम से घूम गई। उसके पीछे खड़े दोनों आदमियों के जांघों पर बहुत गहरी कट लग गए और वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। ईवा ने एकदम से अद्रिजा की ओर देख इशारा किया तो अद्रिजा जल्दी से वृंदा के पास आई और उसे संभाल कर एक तरफ किया, क्योंकि अब वहां जो कत्लेआम मचने वाला था उसमें वृंदा को भी चोट लग सकती थी। वृंदा की हालत ठीक नहीं थी। हालांकि वो बेहोश हो चुकी थी, मगर उसकी हालत बता रही थी एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी थी। आज तेरा आखिरी दिन है, ईवा ने बैरन की ओर देख मौत से ठंडे लहजे में कहा और चीखते हुए एकदम से सभी आदमियों पर टूट पड़ी। वो किसी को एक मौका तक नहीं दे रही थी संभलने का और चाकुओं को इतनी तेजी से चला रही थी कि जो भी आदमी उसके सामने आ रहा था उसका या तो गला कट रहा था या फिर उसके शरीर पर इतने गहरे कट लग रहे थे कि खून के फुहारे छूट रहे थे। भले ही बाहर शायन बैरन के लगभग सभी आदमियों को मार कर आया था, लेकिन बैरन ने अपने पास एक फौज ही खड़ी की हुई थी जो आज उसके काम आने वाली थी। उसने अपने कुछ आदमी ही वैद्य के बंगले के बाहर तैनात किए थे और बाकी सबको ऑर्डर था कि अगर उसने उन्हें 10 बजे तक कॉल नहीं किया तो वो उसकी मदद के लिए तैयार रहीं। और अब 11 बजने वाले थे, जिसका मतलब था कि उसके आदमी यहाँ आने के लिए निकल चुके थे। शायन ने बैरन को गन पॉइंट पर लिया हुआ था और उसकी कनपटी पर कसकर गन की नाल रखी हुई थी। गन लोड की हुई थी और शायन की उंगली ट्रिगर पर थी और उसका पूरा ध्यान भी बैरन पर था। बैरन अपनी बाजू पकड़े खड़ा था और अपने आदमियों का इंतजार कर रहा था। वहीं अद्रिजा और अरुल ईवा के साथ उन आदमियों से लड़ रहे थे। वो आदमी भी वेल ट्रेन थे, इसलिए उन्हें काफी मुश्किल आ रही थी। अभी उन्होंने उन सभी को मुश्किल से ठिकाने लगाया ही था कि करीब 30 के करीब आदमी एकदम से उस कमरे में घुस गए और उन्होंने ईवा, अद्रिजा और अरुल को घेर लिया। शायन के हाथ से भी गन झटके से छीन ली और उस पर गन पॉइंट कर ली। बैरन जो अब तक आराम से खड़ा था, अब एकदम से उसने अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ा और अपनी बाजू को झटका दिया। एक तेज दर्द की लहर उसे महसूस हुई, लेकिन उसने अपना रुमाल निकाला और एक आदमी ने आगे बढ़कर उसकी बाजू पर उसे कसकर बांध दिया। उसके सामने ईवा हाथों के चाकू लिए उसे ही घूर रही थी। उसकी सांसें काफी तेज थी और इस कत्लेआम में उसे भी काफी चोट लग चुकी थी और यही हाल अरुल और अद्रिजा का भी था। दोनों हांफ रहे थे। बैरन धीमे कदमों से चलकर ईवा के पास आया और एक दूरी बनाकर खड़ा हो गया और उसने सीधा ईवा की आंखों में देख कहा, चलो आज एक टेस्ट हो जाए। तुम्हें मैंने अपने अंदर ही ट्रेन किया है तो यकीनन तुम काफी अच्छी फाइटर हो, निशान भी अचूक है तुम्हारा और तुम बहुत ही आसानी से इन सभी को धूल चटा सकती हो। लेकिन आज तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, सिर्फ 20 मिनट, और इन 20 मिनट में तुम्हें मेरे इन 30 आदमियों को खत्म करना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारे दोस्तों को आसान मौत मिलेगी और अगर नहीं कर पाई तो उनकी मौत पर तुम खून के आंसू बहाओगी, क्योंकि अब तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है ईवा। अब तुम्हारा वो हश्र होगा जो 5 साल पहले हुआ था और अब शायद उससे भी भयंकर, क्योंकि जितने आदमियों को तुम मारने से चूक गई उतने आदमी तुम्हारे बदन को मसलेंगे। अब देखते हैं कौन सा शैतान जागता है तुम्हारे अंदर। ईवा एकदम से शांत पड़ गई और फिर सीधा बैरन की आंखों में देख मुस्कुरा दी और अगले ही सेकंड में उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बाईं और खड़े आदमी के कंधे पर चाकू घोंप दिया और चाकू को नीचे तक खींचती ले गई। खून से उसका चेहरा और कपड़े लाल हो गए और उस खून से भरे चेहरे में से झांकती उसकी वो नीली आंखें सच में किसी शैतान का ही अक्स मालूम पड़ रही थी। सभी आदमी एकदम से ईवा को मारने के लिए आगे बढ़े। ईवा ने अपने हाथों में पकड़े चाकुओं पर पकड़ कस ली और अपनी तरफ बढ़ते हर आदमी की गर्दन को काटने लगी। जो भी उसके सामने आता उसके सीने में चाकू घोंप देती और अगले ही पल दूसरे आदमी के पेट में। उसकी फुर्ती काबिले तारीफ थी। वहीं अद्रिजा और अरुल को उन आदमियों ने जकड़ लिया था, इसलिए वो चाहकर भी ईवा की मदद नहीं कर पा रहे थे। दोनों की ही गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और खुद की छुड़ाने की कोशिश में काफी बार चाकू उनकी गर्दन की ऊपरी स्किन को काट चुका था। दोनों का ही एक जैसा हाल था। ईवा थक चुकी थी, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास ये आखिर मौका था अपना बदला लेने का। उसे एक सेकंड भी नहीं मिल रहा था सांस लेने के लिए। जैसे ही वो एक आदमी को मारती, दूसरा उसके पीछे आ जाता। उसकी बाजू पर, उसके सीने पर और उसकी कमर पर काफी गहरी कट लग चुके थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसकी नजर बार बार अरुल और अद्रिजा पर जा रही थी। उसने अपने ऊपर एक आदमी के वार को रोका और उसकी गर्दन में चाकू घोंप कर वहीं छोड़ दिया और उसकी कमर में फंसी गन निकालकर एक साथ 2 गोलियां चला दी। बैरन और शाइन की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि ईवा ने अरुल और अद्रिजा पर गोली चला दी थी। जारी चैप्टर 83। दोपहर होने को थी जब उस कमरे में एक साथ 2 गोलियां चली और सब के सब अपनी जगह पर थम गए। बैरन और शाइन हैरानी और सदमे से सामने देख रहे थे, जहां अरुल और अद्रिजा दोनों ही उन आदमियों की पकड़ से छूट गए थे, क्योंकि ईवा ने उन पर गोली चला दी थी। ईवा की आंखों में आंसू थे और उसके माथे से बहता खून उन आंसुओं में मिलकर उसे भयानक बना रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, मगर आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। तुम पागल हो गई हो ईवा, अपने ही दोस्तों को अपने हाथों से मार रही हो। बैरन एकदम से चिल्ला उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईवा ऐसा कुछ कर देगी। वैसे भी कौन सा तुम उन्हें जिंदा रखने वाले थे, तो उन्हें आसान मौत दी है। ईवा ने मौत से ठंडे लहजे में कहा और उसकी ओर बढ़ते आदमी के सीधा मुंह में चाकू गाड़ दिया। ईवा का पूरा चेहरा खून से भर गया। वहां पर करीब 18 के करीब आदमी बचे थे, जिनमें से कई घायल थे और बाकियों को ईवा मौत के हवाले कर चुकी थी। ईवा का ऐसा रूप देखकर वैद्य अंदर तक हिल गया था और वहीं शाइन की आंखें भी डर से फैल गई थी, क्योंकि ईवा जैसे बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। वो उन आदमियों को ऐसे मार रही थी जैसे वो कोई खिलौने हो। शाइन ने भी ईवा की मदद करते हुए कईयों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन जिस तरह से ईवा मार रही थी वो सच में बेहद खौफनाक था। वहीं अरुल और अद्रिजा अधखुली आंखों से ईवा को देख रहे थे, लेकिन ईवा ने उनकी तरफ एक बार भी नजर तक नहीं उठाई। अरुल और अद्रिजा दोनों के ही गोली कंधे के पास लगी थी, लेकिन पहले की चोटों और खून बहने के कारण दोनों ही बेहोश हो गए। अद्रिजा ने बेहोश होने से पहले जब ईवा की ओर देखा तो एक पल को ईवा ने उसकी ओर देखा था और फिर से नजरें फेर ली थी। ईवा एक पल के लिए भी नहीं रुकी और वो अपनी पूरी जान लगा रही थी बैरन तक पहुंचने में, मगर उसके रास्ते में आ रहे आदमी उसे पहुंचने से रोक रहे थे और ईवा अपना पूरा गुस्सा उन पर निकाल रही थी। बैरन के कदम हल्के से पीछे हट गए जब उसने सामने का नजारा देखा। ईवा को रोकने के लिए एक आदमी ने उसके सिर के पीछे रॉड मारनी चाहिए, मगर ईवा नीचे झुक गई और उसने उस आदमी को पसलियों से पकड़कर सामने जमीन पर पटक दिया। उस आदमी की पकड़ रॉड पर ढीली पड़ गई और तभी बिना एक पल की देरी के ईवा ने वो रॉड ली और उस आदमी के मुंह के अंदर गाड़ दी। उस आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया और खून किसी फुहारे की तरह ऊपर की ओर छूटा। ईवा ने किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं दिया और रॉड एक झटके से बाहर निकाल ली। ईवा एक हाथ में रॉड लिए और दूसरे में चाकू को घुमा रही थी।
उसकी सर्द नजरें सीधा बैरन पर टिकी हुई थी, जिसकी आंखों में वो साफ साफ डर देख पा रही थी जो उसे अंदर तक सुकून पहुंचा रहा था। सभी आदमी अपनी अपनी जगह जम गए थे क्योंकि अभी तक कोई भी ईवा को रोक नहीं पाया था, लेकिन अपने बॉस का ऑर्डर मानने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वो ईवा पर एक बार फिर झपटे, लेकिन ईवा इसके लिए तैयार थी। उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने सामने आने वाले हर आदमी को मारने लगी। उसकी ट्रेनिंग भी इन्हीं आदमियों के साथ ही हुई थी, इसलिए वो काफी अच्छी फाइटर थी, लेकिन आज उसके सिर पर पागलपन सवार था, इसलिए वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। ईवा रुक जा वहीं, वरना तेरे दोस्त की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बैरन ने शायन को निशाने पर ले लिया। ईवा एकदम से रुक गई। वो हाँफ रही थी और खून उसके चेहरे से टपक रहा था। वहीं उसे रुका देख बाकी आदमियों ने फायदा उठाकर उसे पीछे से पकड़ लिया। ईवा ने एक बार भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उसकी नजरें सीधा शायन नजरों की नजरों से मिली हुई थी। शायन ने पलके झपकाते हुए उसे कुछ इशारा किया तो ईवा की नजरें सीधा बैरन पर टिक गईं। तुझे लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा? ईवा ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो बोलते हुए भी काफी भयानक लग रही थी। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। मैं अपने हाथों से अपने प्यार को मार चुकी हूँ, अपने दोस्तों को मार चुकी हूँ, अपनी आंखों के सामने उस इंसान को मरते देख चुकी हूँ जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया, उस औरत को देख चुकी हूँ जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी वजह से वो यहाँ खून से लथपथ पड़ी है और तुम्हें लगता है कि तुम इसे अपना निशाने पर लेकर मुझे मजबूर करोगे अपने घुटनों पर आने के लिए, तो तुम्हारी ये गलतफहमी है बैरन। आज तुम्हें मारने के लिए चाहे मुझे पूरी दुनिया को क्यों न खत्म करना पड़े, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। इतना कहते ही ईवा ने खुद को ऊपर की तरफ उछाला और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे आदमी के सीने पर लात मारी और खुद को नीचे की ओर झुका दिया और अगले ही पल उसे पीछे से पकड़कर खड़े आदमी को उसकी बाजुओं से पकड़कर आगे की ओर फेंक दिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन मोड़ दी। चिटकने की आवाज आई और वो वहीं ढेर हो गया। ईवा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और तभी उसे एक तीखा दर्द अपनी जांघ पर महसूस हुआ। एक आदमी ने उसकी जांघ पर चाकू गाड़ दिया था। वो खुद घायल था, मगर उसने ईवा को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की। शाब, बैरन के शब्द मुंह में रह गए जब ईवा ने चीखते हुए अपनी जांघ से चाकू निकाला और उस आदमी की सीधा आंख में घूम दिया। बैरन के हाथ से गन छूट गई और वो एकदम से पीछे लड़खड़ा गया। बाकी आदमी भी अपनी अपनी जगह रुक गए। अगर तुम में से किसी भी को मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो एक साथ आ जाओ, क्योंकि एक एक को मारने का मेरे पास वक्त नहीं है, ईवा ने सर लहजे में कहा तो बाकी बचे आदमियों ने अपने कदम पीछे ले लिए। जिसे देख बैरन ने डर से अपना गला तर किया और तभी उसकी नजर वैदे पर पड़ी जो धृति की लाश के पास बेसुध सा बैठा था। तुम क्या कर रहे हो वैदे राणा? ये तुम्हारे बाप की कातिल तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम यहाँ बुद्ध बने बैठे हो। अरे उठो और मारो उसे, बैरन चीख पड़ा। वैदे ने ईवा की तरफ देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने अपने सामने पड़े एक आदमी की कमर से गन निकाली और उठ खड़ा हुआ। बैरन के चेहरे पर विजयी मुस्कुराहट आ गई, वहीं शायन पूरी तरह से चौकन्ना था। अगर वैदे जरा सा भी कुछ करता तो वो तैयार था उसे मारने के लिए। वैदे ने गन को देखा और फिर ईवा की ओर देखा, कहा मुझे माफ कर देना ईवा। इतना कहकर उसने अपनी कनपटी पर गन रख ली और जैसे ही ट्रिगर दबाया शायन ने एक झटके से उसका हाथ ऊपर की ओर उठा दिया। बैरन की आंखें बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैदे ऐसे उसका साथ छोड़ देगा और अपने पापा के कातिल को भूल जाएगा। ईवा को जैसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसने आसपास खड़े आदमियों की ओर देखा जो डरते हुए खड़े थे और फिर उसने अपने कदम बैरन की ओर बढ़ा दिए। बैरन को अपना खेल खत्म होता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। अब सिर्फ तुम और मैं, कोई नहीं है हमारे बीच। आज या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं। ईवा अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। आज उसकी मंजिल उसके सामने थी। उसका आखिरी गुनहगार उसके सामने था जिसे उसे मारना था। तुम्हें क्या लगता है इस तरह सबको मारकर तुम मुझे डरा दोगी? यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत खेल खेले हैं मैंने, इतनी आसानी से तो सब खत्म नहीं होने दूंगा। बैरन ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा और साथ ही उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। आसानी से तो मैं भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से को अपने हाथों से काटूंगी और तब जाकर मैं असल मायने में एक मर्डरर बनूंगी। ईवा लड़खड़ाते हुए अपने कदम बैरन की ओर बढ़ा रही थी। उसकी दाईं टांग पूरी खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन रुकने के लिए उसके पास समय नहीं था। बैरन पीछे हो रहा था और एकदम से वो लड़खड़ा गया क्योंकि पीछे एक आदमी की लाश पड़ी थी। वो पीछे की ओर गिर गया और साथ ही उसके हाथ गन लग गई। उसकी जैसे सांस में सांस आई और उसने बिना देरी किए सीधा गोली ईवा पर चला दी। वहीं वैदे और शायन जिनका पूरा ध्यान बैरन पर था उसके गन को पकड़ते ही दोनों हरकत में आए और बैरन के गोली चलाने से पहले ही एकदम से वैदे ने ईवा को धक्का मार दिया और बैरन की चलाई गोली उसके सीने में जाकर लगी। ईवा लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और वैदे की ओर देखा, मगर उसकी आंखें के भाव एक पल के लिए भी नहीं बदले। शायन ने वैदे को पकड़ना चाहा मगर तब तक देर हो चुकी थी। वैदे की खाली सुनी हो चुकी खुली आंखें ईवा को देख रही थी। वहीं ईवा ऐसे आगे बढ़ी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने कदम तेज किए और चीखते हुए अपने दर्द को दरनिकार कर बैरन की तरफ बढ़ी, मगर बैरन बाहर की ओर भाग निकला। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बैरन। ईवा दहाड़ उठी और बैरन के पीछे बाहर चली गई। अंदर लाशों के ढेर लगे पड़े थे और वहां खड़े किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपना एक कदम भी आगे बढ़ाने की। वहीं बाहर बैरन हॉल में आ चुका था जब ईवा ने पीछे से उसकी पीठ पर लात मारी। बैरन मुंह के बल गिर गया, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सीधा हो उसकी तरफ बढ़ती ईवा के सीने में लात मारी। ईवा पीछे लड़खड़ा गई और उसे सीने में तेज दर्द हुआ क्योंकि उन आदमियों के साथ लड़ते हुए उसके सीने पर चाकू से गहरा घाव हो गया था। खून रिसने लगा था और उसका टॉप उसके बदन से चिपक चुका था। बैरन जल्दी से खड़ा हुआ और उसने घुमाकर सीधा ईवा के चेहरे पर लात मारी। ईवा सीधा सोफे से जा टकराई और नीचे गिर गई। बैरन भी हेड बॉडीगार्ड रह चुका था और ईवा और बाकी सबको फाइटिंग की ट्रेनिंग देने वाला भी वही था, इसलिए उसके साथ लड़ना भी आसान नहीं था। इतनी आसानी से नहीं मेरी जान, इतनी आसानी से नहीं। तुझे क्या लगा तू बैरन को यूं चुटकी बजाते हुए यूं खत्म कर दोगी? भूलो मत, लोगों को मसलने में महारत हासिल है मुझे और तुझे मसलने में तो मुझे और भी मजा आएगा। इतना कहकर बैरन ईवा की तरफ भागते हुए बढ़ा और उसके पेट में लात मारी। ईवा को खून की उल्टी हो गई और दर्द से उसने आंखें भींच ली, मगर बैरन नहीं रुका। वो लगातार ईवा के पेट में उसके सीने पर मारे जा रहा था और ईवा का हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन वो खुद को ऐसे नहीं मरने दे सकती थी। बैरन ने फिर से ईवा को मारना चाहा, मगर शायन ने एकदम से उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। बैरन कुछ कदम पीछे हो गया तो शायन ने उसके सीने में लात मारी तो वो पीछे टेबल से टकरा गया और नीचे गिर गया। शायन ने जल्दी से ईवा को संभाला। ईवा के मुंह से खून निकले जा रहा था और उसे सांस तक मुश्किल से आ रही थी। ईवा, ईवा, होश में रहो। ईवा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे लास्ट में आकर हार नहीं सकती। शायन ईवा के गाल थपथपा रहा था। ईवा की आंखें कभी खुलती तो कभी बंद हो जाती। आह, बैरन ने चिल्लाते हुए शायन के सिर पर टेबल उठाकर पटक दिया। बैरन की बाजू से खून निकलने लगा था और वहीं उसके सामने शायन फर्श पर गिरा हुआ था। उसके सिर से खून तेजी से निकलने लगा और उसके पूरे चेहरे पर फैलने लगा।
उसने बैरन की ओर देखा तो बैरन ने उसे देखकर टेबल का पाया उठाया और एक बार फिर उसके सीधा माथे पर दे मारा। शायन खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। ईवा अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। अब तेरी बारी, बैरन ने ईवा को देख दांत हुए कहा और अपने कदम उसकी ओर कर लिए। वहीं ईवा के आंखों के आगे एक एक कर सबके चेहरे घूमने लगे। कभी अगस्त्य का मुस्कुराता चेहरा, तो कभी वागले का उसका साथ देना, कभी अरुण और अद्रिजा का उसे संभालना, तो कभी वृंदा का अपने पेट पर हाथ रख मुस्कुराना। उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली और जैसे ही बैरन उसके करीब आया उसने चीखते हुए उसकी टांगों के बीच लात मारी। बैरन दर्द से करा उठा और पीछे हट गया। ईवा ने अपना हाथ फर्श पर रखा और पूरी ताकत लगाकर उठ बैठी। उसने सामने बैरन को देखा जो दर्द के मारे तड़प रहा था। आज तो गया, ईवा ने कहा और वहां बिखरे कांच के टुकड़ों में से एक उठा किया। कांच को हाथ में पकड़ते ही उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसके लिए ये दर्द जैसे कोई मायने ही नहीं रख रहा था। वो लड़खड़ाते हुए उठी और बैरन को संभलने का मौका दिए बिना सीधा कांच को उसके कंधे में गाड़ दिया। पूरे घर में बैरन की चीख गूंज उठी। ईवा का चेहरा बैरन के चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। बैरन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में इतना डर समाने लगा जैसे खुद शैतान उसके सामने खड़ा हो। ईवा का खून से सना चेहरा, उसके चेहरे पर लगे घावों से रिश्ता खून और उसकी खून से सनी वो नीली आंखें उसे किसी शैतान से भी ज्यादा डरावना बना रही थी। कहा था ना तेरे शरीर के एक एक हिस्से को काटूंगी, ईवा ने सर्द लहजे में कहा और वहीं से एक और कांच का टुकड़ा उठाकर उसने बैरन के दूसरे कंधे में गाड़ दिया। बैरन एक बार फिर चीख उठा। चीख चीख जितना तुझमें दम है, लेकिन आज तेरी ये चीखें मेरे हर जख्म को भरेंगी, ईवा ने पगलाए से लहजे में कहा और एक और टुकड़ा उठाकर उसके सीने के ऊपर गाड़ दिया और फिर वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। वहां पड़े कांच के टुकड़े अब बैरन के शरीर का हिस्सा बन चुके थे। उसके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े धंस चुके थे और ईवा किसी संकी पागल की तरह उसे देख मुस्कुराई जा रही थी। बैरन का पूरा शरीर खून सा सन गया था। ईवा ने एक टुकड़ा और उठाया और उसे बैरन के चेहरे पर फिराने लगी। ईवा मुझे मुझे जाने दे। देख देख मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। बैरन आखिरकार ईवा के सामने गिड़गिड़ा ही पड़ा। उसकी आंखों में मौत के डर से ज्यादा ईवा का खौफ था, जो आज उसे मरने भी नहीं दे रही थी और तड़पा इतना रही थी कि उसकी हद खत्म हो चुकी थी दर्द सहने की, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। ईवा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी नजरें सीधा बैरन पर टिकी थी। वो बैरन के गाल पर उस कांच के टुकड़े को धीरे धीरे धंसाते हुए कहने लगी, मुझे देखकर तू ये भूल गया था कि मैं एक बच्ची हूँ। भूल गया था कि मेरी उम्र की ही तुम्हारी अपनी भी औलाद थी। तुझे सिर्फ दिखा तो मेरा ये चेहरा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि हवस तुम लोगों के अंदर भरी पड़ी थी जिसने उस रात उस मासूम सी बच्ची को खत्म कर दिया। जैसे इस वक्त तुम तड़प रहे हो ना, उस रात वो बच्ची तड़प रही थी, लेकिन तुम लोगों ने उस पर जरा भी तरस नहीं किया और आज उस बच्ची की हर तकलीफ, हर तड़प, हर चीख का बदला लिया जाएगा। तुम्हारी हर एक चीख उस बच्ची के जख्मों पर मरहम है जो पूरी जिंदगी कभी नहीं भर पाएंगे। तुम्हारी आंखों का ये डर उस बच्ची के लिए ताकत बनेगा जो उस रात उसकी आंखों में इतना था कि वो खुद को नहीं बचा पाई। तुम्हारा ये खून उसके जख्मों पर दवा का काम करेगा जो तुम सबने अपनी हवस मिटाने के लिए उसे दिए थे, और तुम्हारी ये मौत उस बच्ची की मौत का इंतकाम होगी जो उस रात तुम हैवानों के नीचे खत्म हो गई थी। आज तुम्हारे सामने वो 5 साल पहले वाली वो बच्ची नहीं, बल्कि एक शैतान खड़ा है। वो शैतान जिसके लिए वो बच्ची और उसकी मासूमियत बहुत खास थी, जिसे तुम सबने अपने हवस के नीचे कुचल दिया था, खत्म कर दिया था तुम सबने उसे, और एक शैतान को जन्म दिया जो तुम्हारे सामने है, और अब ये शैतान तुम्हें अपनी क्रूरता दिखाएगा। देखना चाहोगे मेरी शैतानियत? ईवा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे देख बैरन अंदर तक खौफ से भर चुका था, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं बचा था। ईवा उठ खड़ी हुई। उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी, मगर बैरन को खत्म किए बिना वो खुद को कुछ नहीं होने दे सकती थी। उसने बैरन के कंधे पर अपना पैर रख दिया और बैरन पूरी ताकत के साथ चीख पड़ा। उसके कंधे में धंसा हुआ कांच का वो टुकड़ा धीरे धीरे उसके कंधे के अंदर तक धंस रहा था। बैरन की चीखें जैसे जैसे तेज हो रही थी, वैसे वैसे ईवा के चेहरे पर अजीब सा पागलपन दिखने लगा था। मुझे जाने दो, बैरन ने हांफते हुए कहा तो ईवा की सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर गुस्सा और पागलपन छाने लगा। उसने इधर उधर देखा और शायन के पास पड़ा टेबल का पाया उठा लिया। वो पाया कांच का था लेकिन काफी मजबूत था। बैरन की आंखें बड़ी हो गईं और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ईवा ने चीखते हुए पूरी ताकत के साथ उस पाए को सीधा बैरन की जांघों के बीच दे मारा। बैरन की चीख से एक बार फिर से पूरा घर गूंज उठा। तेरे इस गंदे दिमाग में हवस भरी हुई थी ना, तो अब उसे बाहर निकालते हैं, ईवा ने चिल्लाकर कहा और उस पाए को पूरी ताकत के साथ बैरन के सिर पर दे मारा और तब तक मारती रही जब तक बैरन का सिर बिखर नहीं गया। बैरन का पूरा चेहरा जैसे पिचक गया था।
खून से सारा फर्श लाल हो चुका था। अंदर की नसें तक बाहर बिखर गई थी। उसकी आंखें तक निकलकर पिचक चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन ईवा के हाथ नहीं थम रहे थे। वो अब भी पागलों की तरह चिल्लाते हुए बैरन के बिखर चुके चेहरे पर मारे जा रही थी। उसके हाथ खून से और नसों के टुकड़ों से गंदे हो चुके थे, लेकिन उसे जैसे कोई होश ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला रही थी, ईवा। एकदम से ईवा के हाथ रुक गए और उसका चिल्लाना बंद हो गया। अपने सिर पर एक प्यार भरा स्पर्श महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सब ठीक हो गया ईवा। फिर से उसके कानों में वो आवाज पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोल अपना चेहरा ऊपर कर देखा और अगले ही पल वो उसके गले लग गई। मैंने मार दिया अगस्त्य, मैंने मार दिया। ईवा बिखर गई थी अगस्त्य की बाहों के में और अगस्त्य उसे संभाल रहा था। जारी। चैप्टर 84। दोपहर का समय था जब उस घर में मनहूसियत छाई हुई थी। ईवा खून से सने फर्श पर बेजान सी बैठी थी और उसकी आंखें बंद थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। जिस अगस्त्य के वो गले लग रही थी वो वहां कहीं नहीं था। ईवा की आंखों में एक बार फिर आंसू चमक उठे। उसकी आंखों के सामने अगस्त्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा और वो एक बार फिर से चीख पड़ी। उसकी तकलीफ इतनी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जख्मों से दर्द ज्यादा तकलीफ दे रहा है या उसके अंदर का दर्द ज्यादा तकलीफ दे रहा है। वो पूरी खून से लथपथ थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज उसका मकसद पूरा हो चुका था। अपने गुनहगारों को वो अपने हाथों से खत्म कर चुकी थी। अपनी मां ईशानी और प्यारे से भाई रोहन की मौत का बदला ले चुकी थी, मगर इन सब में उसने बहुत कुछ खो दिया था और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अगस्त्य के लिए हो रही थी। अपने ही हाथों से उसने अपने प्यार को मारा ताकि वो अपने मकसद से भटक ना जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगस्त्य को ये दरिंदे दर्दनाक मौत दे, जबकि असल में अगस्त्य के लिए सबसे दर्दनाक तो अपनी ही बेबी डॉल के हाथों मरना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर तक उसकी सांसें उसका साथ देंगी, लेकिन वो जिंदा थी। कोई नहीं था ही संभालने वाला, इसलिए इस बार उसे खुद को खुद ही संभालना था। उसने हिम्मत की और खुद को खुद ही संभाला और उठ खड़ी हुई। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जिस्मानी चोट तो ऊपर से दिख रही थी, लेकिन आज उसकी आत्मा तक जख्मी हो चुकी थी। उसने एक नजर बैरन की लाश की ओर देखा और फिर पीछे शायन को देखा जो खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। उसने अपना चेहरा फेर लिया और धीरे धीरे घर से बाहर की ओर जाने लगी। पीछे उस कमरे में से बाकी बचे आदमी बाहर आ चुके थे, मगर अपने बॉस की लाश देख और ईवा को बाहर जाते देख वो कुछ नहीं कर पाए। ईवा जैसे ही बाहर आई, बाहर की चिलमिलाती धूप ने उसके जख्मों में दर्द और तेज कर दिया। उसने वहीं बाहर एक आदमी के पास बैठ उसकी जेबें टटोली और फोन निकाल लिया और एक नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ देर बाद उसने फोन को वहीं फेंक दिया और लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। ईवा के जाते ही पीछे बचे आदमी भी वहां से निकल गए, क्योंकि उस घर में जितना कत्लेआम हुआ था, पुलिस की हिरासत से निकलना आसान नहीं था उनके लिए, और वहां पर तो एक पुलिस अधिकारी भी था। करीब 20 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी थी। एकदम से वहां पर भगदड़ मच गई, क्योंकि ऐसा कत्लेआम कभी नहीं हुआ था और वो भी दिन के समय में तो सोचना ही नामुमकिन था। पूरे मुंबई में इस बात ने एक अलग ही डर का माहौल बना दिया था। मीडिया वालों भी अपने दांव पेच चलने लगे थे और अपनी अपनी तरफ से कहानियां गढ़ने लगे थे ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़े, मगर सच्चाई से सब कोसों दूर थे। पुलिस पर प्रेशर काफी ज्यादा था और वो तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब अंदर से वागले के बारे में पता चला। सभी को जितनी जल्दी हो सकता था हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था। बैरन की लाश पहचान में नहीं आ रही थी और उसकी लाश देख एक बार को तो सभी अंदर तक दहल गए थे। सभी लाशों को और घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था और मीडिया वाले पुलिस से जवाब मांग रहे थे, जबकि उस घर में क्या हुआ और क्यों हुआ इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक हफ्ता बीत चुका था और इस एक हफ्ते में पूरी दुनिया के सामने रंजीत राणा, वरुण देवदत्त और सूरज अग्रवाल की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वागले और उस घर में सभी को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया था। अरुण और अद्रिजा को काफी चोटें आई थी और ईवा ने उन्हें जो गोली मारी थी जो सिर्फ उनके कंधे के पास लगी थी, उससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ईवा का निशाना अचूक था, इसलिए दोनों ही जानते थे कि ईवा ने जानबूझकर गोली उनके कंधे में मारी थी ताकि वो दोनों उसके मकसद के आड़े न आए। वो दोनों ही समझ रहे थे ईवा के फैसले को। दोनों को ही बेड रेस्ट बताया था। उस हादसे के बाद वागले को 4 दिन बाद होश आया था और होश में आते ही उसे ये खबर मिली थी कि वृंदा खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बच्चे को बचा नहीं पाए। वृंदा ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन वृंदा भी 2 दिन तक बेहोश रही थी, इसलिए अरुण और अद्रिजा ने उनकी बेटी को अपने हाथों से मिट्टी में दफनाया था, क्योंकि वो अभी जन्मी ही थी। अद्रिजा ने रुकने के लिए कहा था, लेकिन जब एक दिन बाद भी वृंदा और वागले में से किसी को होश नहीं आया तब अरुण और मिस्टर भार्गव ने उनकी बेटी को विदाई देने का फैसला लिया था। वृंदा को जब होश आया तो उसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और दूसरा वागले को भी होश नहीं आया था जो उसे संभाल पाता। मिस्टर भार्गव के साथ वृंदा ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मिस्टर भार्गव एकदम से टूट गए थे, लेकिन वृंदा के लिए उन्हें माफ करना मुमकिन नहीं था। उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि मिस्टर भार्गव ने 5 साल पहले सारे सबूत होने के बाद भी ईवा की मदद नहीं की थी और सारे सबूतों को छुपाने में उनका ही हाथ था, इसलिए उसने उन्हें देखने तक से मना कर दिया था। भले ही उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उन लोगों का साथ दिया था, लेकिन एक बेटी के पिता होने के बावजूद उन्होंने एक बेटी की तकलीफ को अनदेखा कर दिया और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था, और ये बात वृंदा को अंदर ही अंदर तोड़ चुकी थी। उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था, क्योंकि उसे समर को भी संभलना था जो अभी तक होश में भी नहीं आया था। 4 दिन बाद जब वागले को होश आया तो सब जानकर उसे धक्का लगा था, मगर वृंदा को मजबूती के साथ उसके पास खड़ा देख उसने खुद को संभाल लिया था। 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद वागले ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी। उसके लिए आसान नहीं था कुछ भी। जिस बच्चे के लिए इतने सपने देखे थे एक नजर देखना भी नसीब नहीं हुआ था उसे, मगर उसे खुद को संभालना ही था सब कुछ ठीक करने के लिए जो कुछ ईवा बाकी छोड़ गई थी। वागले ने सारे केस शुरू से ही खोल दिए थे। फिलिक्स के एक्सीडेंट के सारे सबूत मिस्टर सिंह ने वागले को सौंप दिए थे और वागले ने सारे केस शुरू से मीडिया के सामने खोल दिए थे। वरुण, रंजीत और सूरज के खिलाफ सभी सबूत मिल चुके थे। सोनिया अग्रवाल ने मीडिया के सामने सब कुछ कबूल कर लिया था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। धृति की मौत की वजह से वो अंदर तक हिल चुकी थी और उसके लिए सब खत्म हो चुका था, इसलिए उसने हिम्मत हार दी थी और सारी सच्चाई सबके सामने रख दी थी। वागले ने इन सारे कत्लेआम में ईवा की बहुत चालाकी के साथ निकाल लिया था।
उसने ईवा का नाम तक सामने नहीं आने दिया था और सारा इल्जाम सूरज अग्रवाल और बैरन के साथ काम करने वाले अंडरवर्ल्ड के लोगों पर लगा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि चाहे उसके पास कितने भी सबूत क्यों ना आ जाएं, मगर वो अंडरवर्ल्ड के लोगों को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा उन्हें पकड़ने का। वैदे की मौत भी सबके लिए सदमे से कम नहीं थी। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री हिल गई थी, क्योंकि राणा इंटरप्राइजेज नंबर 1 पर थी और वैदे की मौत की वजह से राणा इंटरप्राइजेज के साथ जुड़े सभी बिजनेसमैन और शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान हुआ था। आदित्य अभी भी कोमा में था और उसका कब होश आएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन राहत की बात यह थी कि उसकी हालत में बहुत धीरे धीरे ही सही इम्प्रूवमेंट हो रहा था और उसके जल्दी होश में आने की उम्मीद थी, मगर फिर भी कोई पक्के तौर पर नहीं बता सकता था कि उसे कब होश आएगा। शायन को भी अभी तक होश नहीं आया था और न ही किसी को अगस्त्य के बारे में कुछ पता चला था। उन्हें बस इतना पता चला था कि ईवा ने शायन को अगस्त्य की लाश ठिकाने लगाने को कहा था, इसलिए जब तक शायन को होश नहीं आ जाता तब तक अगस्त्य की लाश कहाँ थी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सकता था। अदिति जी का रो रो कर बुरा हाल था, मगर कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता था। सारी चीजें सही हो रही थी, सिर्फ एक चीज के और वो थी ईवा। ईवा के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गई। वरदान भी वापस आ गया था, लेकिन उसे भी ईवा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ईवा ने जब अपनी सारी प्रॉपर्टी कन्या फाउंडेशन के नाम की थी, भाग 76, उस वक्त वरदान ने उसे दोबारा सोचने को कहा था और वो ईवा के जाने के बारे में था। ईवा सब कुछ खत्म कर सबकी जिंदगी से जाना चाहती थी और इसलिए उसने अगस्त्य से भी बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने जाने की बात की तो वो कभी नहीं जाने देगा, इसलिए वो सबको बिना कुछ बताए जाना चाहती थी। अगर इस लड़ाई में उसकी जिंदगी बची तो, और अब वो जा चुकी थी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। वागले और अरुल ने उसे ढूंढने के लिए सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था, मगर ईवा के बारे में किसी को कोई सुराग तक हाथ नहीं लगा था कि वो कहाँ चली गई। जारी।